चलिए आज से चालू करते हैं अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड का जो डेफिनेशन होता है बेटा, बायोलॉजी के किताब के हिसाब से देखोगे तो लिखा होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है कि मान लो कि कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसको बनाने के लिए कहीं कहीं ब्रिक्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी को बनाने वाला ब्रिक है, ईटा है, वो कौन सा है? अमीनो एसिड। तो बायोलॉजी के हिसाब से डेफिनेशन देते हैं तो बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के हिसाब से कोई ना कोई डेफिनेशन होगा। तो नाम क्या है? अमीनो एसिड। मतलब सिस्टम के अंदर अमीनो ग्रुप होगा और साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। बस में आगे तभी नाम आया है अमीनो एसिड। लेकिन वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाता है, बस में आगे उसको बोलते हैं प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड। बस में आगे जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड। और उसको अगर डिफाइन करते हैं तो उसके लिए देखा जाता है कि एक ही कार्बन पर आपका COOH होगा और इसी के ऊपर NH2 होगा। यहां हो जाएगा H और ये हो जाएगा R। बस में आगे अगर इसी को अगर बोल देते हो गया जीरो, ये हो गया अल्फा। तो डेफिनेशन क्या हो गया? अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। बस में आगे तो केमिस्ट्री का टर्म्स में अगर अमीनो एसिड को डिफाइन करें जो प्रोटीन बनाता है तो उसका डेफिनेशन क्या होता है? अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रहेगा? चलिए पॉइंट के ऊपर लिखिए। केमिकली अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड एज chemically amino acids are defined as chemically amino acids are defined as alpha amino carboxylic acid, alpha amino carboxylic acid। याद रहेगा? तो केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर अमीनो एसिड को डिफाइन करें जो प्रोटीन बनाता है, क्या बोलना है? अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इनडायरेक्टली एक ही कार्बन पर NH2 होना चाहिए और साथ साथ COOH होना चाहिए। अब अच्छी बुरी बात क्या है कि जब आपको मैंने GOC पढ़ाया था तो उसमें एक टर्म आया था एसिड और बेस। एसिड जो प्रोटॉन को रिलीज करे और बेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो कहानी के अंदर बेसिक ग्रुप भी मौजूद है और कहानी के अंदर एसिडिक ग्रुप भी मौजूद है। तो होता क्या है कि ये बेस इसके प्रोटॉन को ले लेता है और जब बेस इसके प्रोटॉन को ले लेगा तो अमीनो एसिड जिस रूप में मेनली एग्जिस्ट करती है वो रूप कौन सा हो जाता है? ये कुछ ऐसा हो जाता है। ये कुछ ऐसा हो गया। और जब ऐसा हो गया तो सिस्टम के अंदर एक नेगेटिव पार्ट है और एक पॉजिटिव पार्ट है। मतलब दो तरह के चार्जेस हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो इसी को बोला जाता है ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। जुड़वा जुड़वा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिस्टम में मौजूद है। तो अमीनो एसिड का रियल एग्जिस्टेंस जिस रूप में होता है, ठीक है, पानी वगैरह में देखने को मिलेगा, वो आपका कैसा होगा? ज्विटर आयन। याद रहेगा? चलो उसी के आगे ये भी बना लो। अभी दिखाएंगे बेटा, थोड़ा वक्त तो दे। जो जो तुम्हारे दिमाग में आएगा वो भी और जो नहीं आएगा वो भी सब बताएंगे। आगे बढ़े। चलिए अब जरा देखें कितना लोग को याद है। जब GOC मैंने आपको पढ़ाया था और एसिड के बारे में बताया था तो कुछ स्पेशल केसेस भी दिखाए थे जो बोला था आपको याद रखना है। तो एक जगह था कार्बोक्सिलिक एसिड और एक जगह था प्रोटोनेटेड अमीन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है या प्रोटोनेटेड अमीन का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बस में आगे तो इसका मतलब अगर अमीनो एसिड की एग्जिस्टेंस की बात करें कि डिफरेंट पीएच में क्या क्या होगा, तो हमने एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का pKa वैल्यू होता है ये नियर अबाउट आपका 4 के आसपास होता है। अगर एसिटिक एसिड देखें तो 4.2 के आसपास आ जाता है, 4.7 के आसपास आ जाता है। इसमें आगे लेकिन चूंकि इस अमीनो एसिड के अंदर कहानी में क्या है? NH3+ भी लगा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर कहीं कहीं और गिर आता है। तो अमीनो एसिड्स में देखा जाता है कि इसका जो pK वैल्यू है नियर अबाउट 4, 3, 2 इसके आसपास दिखता है। बस में आगे इसी तरह से अगर प्रोटोनेटेड अमीन की बात करते हैं तो प्रोटोनेटेड अमीन में कहानी आपका लगभग 12-13 के आसपास चला जाता है। बस में आगे तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और इसका एसिडिक कैरेक्टर ये क्या है? कम है। बस में आगे अब समझिएगा, जब आपने ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसका पीएच 7 से कम है, यूं कहें कि लगभग 2 के आसपास है, तो क्या ये हाईली एसिडिक है, ये हाईली बेसिक है, ये न्यूट्रल है? कैसे है? बहुत ज्यादा एसिडिक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपने ऐसा लिया जिसमें 2 और लगभग आपके 2 से ज्यादा हो और 11 से कम हो,
मतलब इसका इसके करस्पॉन्डिंग, इन दोनों के बीच का देखा जाता है। तो इसका मतलब दूसरा हम पीएच ले सकते हैं जहां नियर अबाउट, ये 7 के आसपास की बात कर रहा है, इसलिए नॉर्मली हम पानी बोल देते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि तीसरी कंडीशन जो है यहाँ पे आपके पास वो पीएच, जिस पीएच में लगभग ये 10-12 के आसपास होता है, इसके लिए नियर अबाउट आप मान सकते हो कि 9 के आसपास, इसके लिए नियर अबाउट मान सकते हो 2 के आसपास। बस में आगे, मतलब हम लेने वाले हैं इससे कम, बस में आगे हम लेने वाले हैं इससे ज्यादा, और हम लेने वाले हैं इन दोनों के बीच में। बस में आगे समझिएगा। तो कहानी में अगर आपके पास एक है R, ये हो गया CH, ये हो गया NH2 और ये NH3+ और ये हो गया COOH, यही है, एनालाइज करिएगा। अगर हाईली एसिडिक मीडियम है तो इसका तो यहां भी एसिडिक कैरेक्टर मौजूद होगा और यहां भी एसिडिक कैरेक्टर मौजूद होगा। तो अमीनो एसिड जिस रूप में एग्जिस्ट करता है वो कहानी कौन सी है, RCH, और यहाँ NH3+ और यहाँ हो जाएगा COOH, ऐसा बना लोगे। लेकिन अगर ये इन दोनों के बीच का है, इन दोनों के बीच का है, तो इतना बेसिक है कि बेस इसके प्रोटॉन को तो खींच लेगा लेकिन बेस इसके प्रोटॉन को नहीं खींच पाएगा। बस में आगे, और जब इसके प्रोटॉन को खींच लेगा तो मॉलिक्यूल जिस रूप में एग्जिस्ट करेगा वो एग्जिस्टेंस कैसी होगी, वो एग्जिस्टेंस कुछ इस तरह की होगी। और जो हाईली बेसिक मीडियम होगा तो बेस इसके प्रोटॉन को खींच लेगा और बेस इसके प्रोटॉन को खींच लेगा, और जब दोनों के प्रोटॉन को खींच लेगा तो अब जो अमीनो एसिड की एग्जिस्टेंस होगी वो एग्जिस्टेंस कैसी होगी, ऐसी होगी। बस में आगे, तो सबसे बुरी बात क्या है समझिएगा, सबसे बुरी बात यह है कि हम अमीनो एसिड का डेफिनेशन देते हैं अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डेफिनेशन क्या देते हैं, अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमको ऐसा लगता है कि अमीनो एसिड न्यूट्रल है। बस में आगे, लेकिन किसी भी पीएच पे किसी भी सॉल्यूशन में क्या ये अमीनो एसिड न्यूट्रल एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। तो इसका मतलब जब हाईली एसिडिक मीडियम होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली। जब हाईली बेसिक मीडियम होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली। लेकिन जो पानी वगैरह में डाल के चलते हैं, लगभग 6 के आसपास का पीएच लेके चलते हैं, कभी कॉफी में डाल दें, चाय में डाल दें, ठीक है, पानी में डाल दें, तो पीएच कहीं ना कहीं इसके आसपास होगा। तो इसका ना अमीनो एसिड किस रूप में एग्जिस्ट करेगा, स्वीटर। तो आईटी ने, मेडिकल ने, सबने लगभग इसके बारे में कहानियां पूछी हैं। तो याद रखिएगा कि लगभग 2 या बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड का एग्जिस्टेंस ऐसे होगा, अगर हाईली बेसिक मीडियम होगा तो अमीनो एसिड का एग्जिस्टेंस ऐसे होगा, और न्यूट्रल अगर बात करते हैं, पानी वगैरह में बात करते हैं, 6 के आसपास पीएच दिखा के बात करें तो अमीनो एसिड ऐसे होगा। याद रहेगा, चलिए लिख लो, एग्जिस्टेंस ऑफ अमीनो एसिड एट डिफरेंट पीएच। कुछ है, लिखो लिखो। हाँ, हाईली एसिडिक है ना, हाईली एसिडिक है तो H+ ये प्रोटोनेट होके NH3+ बना लेगा, हाँ, सिस्टम से एसिड ले लेगा और सिस्टम से प्रोटॉन लेके वो NH3+ बना देगा। याद रखिएगा, इसको लेकर आईटी ने, मेन में, एडवांस ने, हर जगह लगभग क्वेश्चन आपको दिखेगा, आगे क्वेश्चंस करवाएंगे तो दिखेगा भी। और एक बार नहीं, एडवांस में 2 बार इसको लेकर क्वेश्चन पूछा है। (2007) से लेकर 2024 इतना तो वेबसाइट पे पेपर्स हैं। कितने साल के पेपर हो गए, 18। कितने साल कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन था, 13। और अमीनो एसिड पॉलीमर, इसे 9 साल क्वेश्चन आए, तो 13 और 9 कितने हो गए, मतलब 18 साल के पेपर में 22 क्वेश्चन आए। मतलब कह सकते हो कि हर साल एक तो आया ही आया है, कभी कभी 2 भी आया है। बस में आगे, मतलब आपको अच्छी तरीके से, छोटे से टॉपिक हैं लेकिन तैयार करना है, ठीक है। चलिए बनाइए, लिखिए। चलिए, अब अमीनो एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, कौन सी अमीनो एसिड नेचर में पाई जाती है जो प्रोटीन बनाता है, अब वो नंबर में कितने हैं। बस में आगे, तो नंबर में कितना है, 20। अब उस 20 अमीनो एसिड में 10 अमीनो एसिड ऐसा है जो आपकी बॉडी बना लेती है, उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन 10 अमीनो एसिड ऐसी है जो आपकी बॉडी बना नहीं पाती है, उसे बाहर से लेने की जरूरत होती है। बाहर से, कहां से, खाने में,
ठीक है, बाहर से नहीं, दुकान पे जाकर अमीनो एसिड दे दो ठीक है, खाने में। तो जो भी आप खाना पीना खाते हो उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड कहीं ना कहीं बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो जो बाहर से लेने की जरूरत है, क्या आपके लिए एसेंशियल है नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। और जो बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो टोटल 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन का जनरेशन करती हैं। उन 20 में 10 ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं और 10 ऐसे हैं जो नॉन एसेंशियल हैं। याद रहेगा? चलिए पॉइंट ग्रुप लिखिए। देयर आर टोटल 20 different amino acids. There are total 20 different amino acids which form protein. Out of these 10 are essential. Out of these 10 are essential, which are required from outer source. While remaining 10 are non-essential. Which can be synthesized by human body. So they are not required by outer source. चलिए अब इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी वाले खासकर जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन 10 का एसेंशियल अमीनो एसिड का नाम और स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, और जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उन्हें भी याद होना चाहिए बस यहाँ की, ऐसा नहीं है कि केवल डॉक्टर को याद करना है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पिछले 2007 से लेकर 2024 कितने साल हो गए, 18 तक कार्बोहाइड्रेट के कितने क्वेश्चन थे, 13, और ये आपके पॉलीमर अमीनो एसिड इसके कितने क्वेश्चन है, 9। तो 9 क्वेश्चन भी अगर आते हैं 18 में तो मान सकते हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस में हर अल्टरनेट साल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा है, ऐसे मान लो। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे क्वेश्चन आते हैं तुम छोड़ नहीं सकते हो। और आप सबको मालूम है कि चीजें धीरे 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 एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो गई हैं, और ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो गई हैं, और अगर एनसीईआरटी में वो नाम लिखा है तो किसी के दिमाग में आ जाए और उसी को लेकर क्वेश्चन बना ले। तो तैयारी इस लेवल तक करिए कि जो आए वो आए, जो ना आए वो एकदम ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि टाइम खराब ना करे। पता चला हम करने बैठे और गलत कर लें तो ये बेकार है। जो करें वो इस लेवल तक करें कि नंबर दिलाए, बस में आगे, और ना करें तो एकदम छोड़ दें, अगले क्वेश्चन पे आ जाए कि अपना टाइम खराब ना करे। बस में आगे हम कर भी रहे हैं और नंबर गलत भी आ रहा है तो ये खराब होता है। बस में आगे इसलिए कह रहे हैं कि याद करिए, उसको इस लेवल तक याद करिए कि आपका याद किया हुआ टाइम यूज हो। और ऐसा नहीं केवल पढ़ लिया हो गया, उसको याद करिए, इस लेवल तक करिए कि याद हो जाए। तो उस लेवल तक करिए कि हो जाए, कि जिससे फ्यूचर में आए तो मैं लगा लूं। लेकिन आधा घंटा 1 घंटा दे दिया, 2 घंटा 4 घंटा दे दिया, अब पेपर में लगा नहीं पाए तो आधा घंटा 2 घंटा जो भी आपने दिया सब बेकार हो गया। बस में आगे तो 4 घंटे में याद नहीं हो रहा तो 5 घंटे में करिए, 5 में नहीं हो रहा तो 7 में करिए, 7 में नहीं तो पूरा दिन लगा दीजिए, लेकिन याद करिए तो इस लेवल तक करिए कि याद हो जाए। बस में आगे मतलब आधा अधूरा काम नहीं करना है, जो भी करना है पूरा करना है। बस में आगे चलिए इधर आते हैं। तो जो हमने बोला एसेंशियल अमीनो एसिड, उसमें ये जो नाम आपको याद रखना है, ये 10 जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, पहला कौन सा है, वैलिन, दूसरा कौन सा है, ल्यूसीन, तीसरा कौन सा है, आइसोल्यूसिन, चौथा कौन सा है, अर्जिनिन, पांचवा लाइसिन, छठा थ्रियोनिन, सातवां लिथियोनिन, आठवां फेनिलएलानिन, और नवा ट्रिप्टोफैन। नाम क्या है, ट्रिप्टोफैन, और 10वां हिस्टिडीन। बस में आगे इसी तरह की बात करते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। पहला कौन सा है, ग्लाइसिन, दूसरा एलानिन, तीसरा ग्लूटामीन, चौथा ग्लूटामिक एसिड। कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट में पूछा था ना। चल इधर आइए, फिर कौन सा, पांचवा एस्पार्टिक एसिड, छठा एस्पेराजीन, सातवां सेरीन, आठवां सिस्टीन, नवा, हाँ कौन सा है, टायरोसिन,
कौन सा है? टायरोसिन। 10वां प्रोलीन। याद रहेगा? चलिए लिख लो, बनाओ। बनाओ, लिखो। हीरो लिख ले यार, वो एनसीईआरटी से बहुत एक्स्ट्रा मिलेगा तेरे को। नहीं फिर भी लिख ले। हाँ हाँ लिखो लिखो, स्ट्रक्चर बनवाएंगे। एनसीईआरटी में तो मक्कारी किया है। ठीक है, HCH3 आइसोप्रोपाइल ऐसा लगा दिया है। लिखो 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 लिखो, इसको लिखो, पेपर पे लिखो। किताब बंद करो, पेपर पे लिखो। किताब बात तो घर पे पढ़ लेना आराम से। तो किसी पेपर पेन कुछ भी ले लो, लिखो। अब तो किस पे लिखेगा? ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए भैया। ये एनसीईआरटी की किताब में पीछे रफ होता है, खाली पेज। क्या जी, कुछ खजाना वजाना है क्या? बैग उग लेकर आया है? हाँ, मुंबई की फीलिंग आती है ना, आगे बैग लगा लिया, ट्रेन में टहल रहे हैं। चलिए, याद करने के लिए जो भी ट्रिक आपको बनाना हो बनाते रहिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है याद रखना है। ठीक है, पता नहीं कौन इस संसार का महान आत्मा था जिसने ट्रिक बनाना चालू कर दिया, और उसी चक्कर में इंसान मक्कार होता चला गया और काम की चीजें छोड़ दिया। पीरियोडिक टेबल सब मक्कारी करते रहते हैं, नाना पाटेकर असली शराबी। ठीक है, उससे टीपो। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। ठीक है, अलग अलग कहानियां आती हैं, और आज की जनरेशन पता नहीं क्या क्या समझाती है। हेलेना कब्र से फरार। चलिए, तो इतने दिनों में अगर प्रॉपर तरीके से याद कर लिया होता तो बेचारे हेलेना को कब्र से निकाल लेते आप। बना। कुछ है क्या? बना। याद करिएगा बेटा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। मेन में एकदम तैयार रहिएगा। ठीक है, मेन में पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड होता है, तो क्वेश्चन दे सकते हैं। एडवांस ने पास्ट में अभी तक इसके क्वेश्चन एसेंशियल नॉन एसेंशियल से नहीं पूछा है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आगे पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए। आगे बढ़े, करो करो। चलिए, ये सारी कहानियां आपने अब तक जो देखा, उससे फील किसका आ रहा है? बायोलॉजी का। अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। कहीं केमिस्ट्री है नहीं, बस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के बारे में कहां पढ़ते हैं? बायो में। तो फीलिंग किसकी आ रही है? बायो की। अभी तक कोई स्ट्रक्चर नहीं आया, सब कुछ नाम नाम आ रहा है, तो फीलिंग किसकी है? बायो की। अब किसकी फीलिंग लाएंगे? केमिस्ट्री की। और उसमें आपको करना क्या है? इन्हीं 20 अमीनो एसिड के नाम तो आपने यहां देख लिया है, अब सिस्टमेटिक तरीके से नाम और उसका स्ट्रक्चर। तो मेडिकल का क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन अमीनो एसिड है जिसमें एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें सल्फर मौजूद है, कौन ऐसा इसमें थायो ईथर है, कौन ऐसा है इसमें थायो ऑल है, कौन ऐसा जो सबसे छोटा है ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सबसे छोटा है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कौन ऐसा है जिसमें एरोमेटिक रिंग मौजूद है, कौन ऐसा इसमें फिनोलिक ग्रुप मौजूद है, कौन ऐसा जो हेट्रोसाइक्लिक है। ये सब कहानियां पूछी जाती हैं। बस में आगे। और आईटी वाले क्या करते हैं? ये तो पूछते ही हैं, साथ में कभी कभी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसको तोड़ तोड़ के बोलते हैं कि बताओ इनमें कहाँ कहाँ ये है। बस में आगे, मतलब उसमें थोड़ा रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, और रिएक्शन के इन्वॉल्वमेंट से तुमसे ही रिएक्शन करवा के वहां पहुंचवाते हैं, और पहुंचवाने के बाद बोलते हैं कि भाई देखो ये 20 है या नहीं है। बस में आगे, मतलब घूम फिर कर इस 20 अमीनो एसिड का नाम और स्ट्रक्चर क्या करना है? याद करना है। बस में आगे। और अगर आप आईटी के सिलेबस में देखो तो यही लिखा ही है, लिखा ही है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ये प्रोटीन। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड। बस में आगे, तो 20 अमीनो एसिड और उसके नाम बस आपको याद हो गए, तो मान के चलिए आगे जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा 2007 से लेकर 2024 वाला, वो सारा का सारा इसी के ऊपर बेस्ड है।
बस में आगे। और अगर आपको मालूम है कि 20 अमीनो एसिड्स हमारे क्वेश्चन बनते हैं और पास्ट में हमारे क्वेश्चन आए हैं और फ्यूचर में भी आने की उम्मीद है और यही हमारा सिलेबस है, तो आपको करना क्या है, याद करना है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आए तो इस लेवल तक आए कि आए तो आए और ना आए तो एकदम ना आए। मतलब डर लगे तो एकदम छोड़ दो और डर ना लगे तो इस लेवल तक पकड़ो कि आए बस लगा लें। बस में आगे थोड़ा सा हिम्मत करना है और हिम्मत करके इन सारे स्ट्रक्चर को याद कर लेना है। बस में आगे और सीक्वेंस में लिखवाएंगे जिसमें किसमें आपको प्रॉपर तरीके से दिमाग बैठ भी जाएगा कि किसमें अल्कोहल है, किसमें सल्फर है, किसमें नहीं है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। बस में आगे चलिए लिखिए। तो कुछ जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप एडिशनल नहीं है, लिखिए। तो इसमें ऐसे लिखना है कि एलिफेटिक साइड चेन अमीनो एसिड। तो यहां पे अगर मैं H लगा दूं, H लगा दूं तो कौन सा है, ग्लाइसिन। यही अगर CH3 लगा दूं तो कौन सा है, एलानिन। यही अगर आइसोप्रोपाइल लगा दूं तो कौन सा है, वैलिन। यही आइसोब्यूटाइल लगा दूं तो कौन सा है, ल्यूसीन। अगर यही सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दूं तो कौन सा है, आइसोल्यूटिस ल्यूसीन। नाम कंफ्यूज करता है। आइसो ल्यूसीन है, लिंग लगाया सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और ये ल्यूसीन है, लिंग लगाया आइसो ब्यूटाइल है। इसमें आगे ये ल्यूसीन की बात कर रहे हैं तो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, और आइसो ल्यूसीन की बात कर रहे हैं तो सेक ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसमें आगे तो यहाँ H होगा तो ग्लाइसिन, CH3 होगा एलानिन, आइसोप्रोपाइल होगा वैलिन, और यहाँ सेक आइसो ब्यूटाइल होगा ल्यूसीन, और सेक ब्यूटाइल होगा मतलब कौन सा है, आइसो ल्यूसीन। जिसमें ये तो आपको IIT एडवांस के पेपर में दिखेगा। बस में आगे इन दोनों का नाम अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन फ्यूचर में पूछ लेगा। ठीक है, यही पूछ लेगा कि ल्यूसीन में आपका सेक ब्यूटाइल है, आइसो ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो ल्यूसीन में जो लगा है वो कौन सा लगा है, आइसो ब्यूटाइल। और जो आपका आइसोल्यूसीन है इसमें कौन सा लगा हुआ है, सेक ब्यूटाइल। तो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। कोई जिसको पहले से इस 20 अमीनो एसिड का नाम स्ट्रक्चर आता हो, एक दो, गुड। बाकी लोग भी कोशिश करिए याद कर लीजिए। आगे बढ़े, एक बार दिखाना एनसीईआरटी वाली बुक, कुछ किया है या नहीं किया इन लोगों ने। चलिए इस वाले बुक में तो चेंज कर लिया, लेकिन 2000 आप लगभग 15 और उसके पहले के बुक देखोगे तो उसमें आपका ल्यूसीन आइसोल्यूसिन दोनों का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने सेम लिखा है। ठीक है, लेकिन केयरफुल रहिएगा। ल्यूसीन में कौन सा है आपका, आइसोब्यूटाइल, और आइसोल्यूसिन कौन सा है, सेक ब्यूटाइल। आगे बढ़े, चलिए इसको मैंने अलग से क्यों बताया, एलिफेटिक साइड चेन, मतलब इसमें ध्यान से देखो तो बस HCH3 आइसोप्रोपाइल सेक ब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल और सेक ब्यूटाइल लगा हुआ है। इसके अंदर कोई एडिशनल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ नहीं है। बस में आगे अब आएंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। बस में आगे आगे बढ़े, चलिए अब इसके बाद हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसमें OH लगा हुआ है। तो OH लगा हुआ है तो एक नाम आता है सेरीन और एक नाम आता है आपका थ्रियोनीन। मतलब जब मिथाइल लिया था, एलानिन लिया था, उसी एलानिन का एक हाइड्रोजन हटाकर तुमने क्या लगा दिया है, OH। और इसको सोचो कि इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन हटाकर तुमने क्या लगा दिया हुआ है, OH। तो बस छोटी छोटी चीजें हैं, उसी में डिफरेंस करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। और इसी तरह सल्फर वाले में क्या है, सिस्टीन मिथियोनिन। तो वहीं पे जैसे OH लगाया था वही यहाँ पर क्या हो गया है, SH। और ये जो इथाइल आपने लिया था इसमें OH लगाया था, और ये जो आपने इथाइल लिया है इसमें SCH3 लगाया। बस में आगे एक में ध्यान से देखो यहाँ थायोल है, और एक में ध्यान से देखो यहाँ क्या है, थायो ईथर है। तो डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए कि ये भी मिथाइल इथाइल ही है, ये भी मिथाइल इथाइल का ही डेरिवेटिव है। लेकिन यहाँ मिथाइल में OH, यहाँ मिथाइल में SH, लेकिन यहाँ इथाइल में यहाँ OH, लेकिन यहाँ इथाइल में यहाँ SCH3। बस में आगे तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग में मतलब हाइड्रोक्सिल में सेरीन और मिथियोनिन, और सल्फर वाले में सिस्टीन और मिथियो, ये थ्रियोनिन, यहाँ पे सेरीन और थ्रियोनिन, और यहाँ सिस्टीन और मिथियोनिन। बनाओ देखो,
आगे बढ़े। तो OH कंटेनिंग कितने नाम है? दो। पहला सेरीन, दूसरा थ्रियोनीन। ठीक है। सल्फर में कौन कौन सा नाम है? सिस्टीन। इसको क्या बोलना है? सिस्टीन। और इसका नाम क्या है? मेथियोनीन। आगे बढ़े। कुछ है? चलिए बनाइए, देखिए। सेरीन, थ्रियोनीन, और यहाँ कौन सा है? सिस्टीन, मेथियोनीन। चलिए, इसके बाद जो कहानी का किरदार आया, वो किरदार में क्या आया है? एसिडिक अमीनो एसिड, मतलब COOH ग्रुप एडिशनली लगा होगा। इसमें एक आता है एस्पार्टेट, तो यहाँ पे क्या है? CH2 के आगे COOH। एक कौन सा है? ग्लूटामेट। तो ये जो इथाइल था, इस इथाइल के आगे फिर से COOH, मतलब कहीं ना कहीं एक दो कार्बन इसी में इधर उधर चीजों को लगा रहा है। बस में आगे। तो यहाँ पे आपने जो एस्पार्टेट लिया, तो CH2 के आगे COOH है, और ग्लूटामेट में इथाइल के आगे COOH है। बस में आगे। और उसी का ये आपका, अगर मैं बात करता हूँ एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है, अमाइड, मतलब एसिड जिससे आपने बनाया है, इसी का अमाइड। तो इसी का अमाइड लेके चले हैं, तो ये जो नाम आया वो कौन सा है? एस्पाराजीन। और ये जो नाम आया वो कौन सा है? ग्लूटामीन। मतलब इस पर्टिकुलर एसिड का अमाइड लिया तो ये बन गया, और इस एसिड का अमाइड लिया तो ये बन गया। बस में आगे। चलो बनाओ, लिखो। हाँ वही है, वही है। एस्पार्टिक एसिड बोल दो, एस्पार्टेट बोल दो, ग्लूटामिक एसिड बोल दो, चाहे ग्लूटामेट बोल दो, बात वही है। याद रहेगा। एक बार IT ने इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा है, यहाँ H लगा दिया है, बस में आगे, और H लगाते हुए 1 2 3, और नाम दे दिया है XYZ, और आपसे पूछ लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक कैरेक्टर बताओ। मतलब GUC में जाकर अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर उठाकर एसिडिक कैरेक्टर पूछ लिया है। बस में आगे। तो अगर ये COOH एक बोल देता हूँ, इस COOH यहाँ H लगाकर S सोच लेना, इसको B बोल देता हूँ और इसको C बोल देता हूँ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये वाला कौन सा? NH3 प्लस वाला, COOH वाला। तो ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है। तो इस तरह से जाकर पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए, मतलब अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर उठा लेगा और उसे एसिड का क्वेश्चन बना लेगा। बस में आ गई। चले बनाइए, लिखे। किसका फोन है जी? बाहर है। बनाओ, लिखो। आगे बढ़े। चलिए एनालाइज करिए। तो यहाँ एस्पार्टेट, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, और इसी पर्टिकुलर का अमाइड का नाम क्या आया है? एस्पाराजीन। और कौन सा आया है? ग्लूटामीन। अब एसिडिक हो गया, अब कौन सा होगा? बेसिक। तो जब बेसिक अमीनो एसिड में आओगे, तो बेसिक अमीनो एसिड में अगेन दो नाम आते हैं। एक कौन सा है? लाइसीन। एक कौन सा है? अर्जिनीन। तो लाइसीन की कहानी भी वही है, 1 2 3 4, 4 कार्बन लगा के आगे NH3 प्लस। और यहाँ पे अगर देखें अर्जिनीन, तो यहाँ की कहानी में क्या है? 1 2 3, 3 CH2 हो गया है, फिर NHC, यहाँ NH2 प्लस, और यहाँ NH2। बस में आगे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग नाम आया, वो कौन सा है? अर्जिनीन। बनाओ। IT ने एक बार, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, यहाँ NH2 कर दिया है, यहाँ पे क्या कर दिया है? NH2 पॉजिटिव हटा दिया है, बस में आगे NH2 कर दिया है, यहाँ NH3 प्लस ही था, और यहाँ COO माइनस ही था। अब पूछा था कि बताइए इसके अंदर कितने बेसिक ग्रुप हैं, मतलब अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर उठाकर, और आपसे एसिड बेस का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अगर यहाँ NH2 कर दिया है, तो क्या इसके पास लोन पेयर है या नहीं है? है। तो ये भी किसी को दे सकता हूं मैं पैसा। और ये COO माइनस है, तो क्या ये माइनस भी प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना सकता नहीं? बना सकता है, बना सकता है। लेकिन जब यहाँ NH3 प्लस है, तो क्या ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा? नहीं। तो इसके अंदर कितने बेसिक ग्रुप हैं? दो। एक यहाँ से करना है और एक यहाँ से करना है। अरे बेटा, उसके पास कहाँ पैसा कि किसी को देगा? प्लस मतलब एसिड है, बेस नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, महान आत्माएं हैं, उनका माफ है। चलिए इधर आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ
अभी आपका ओलंपियाड में इसको दिया था। कैसे दिया था? यहाँ इसने प्रोटॉन हटा दिया और यहाँ NH बना लिया। यहाँ क्या बना दिया? NH। और उसने बोल दिया एक NH2 A, ये B, ये C और यहाँ NH2 करते हुए D। बस में आगे यहाँ क्या कर दिया? NH, मतलब पॉजिटिव हट गया, यहाँ का पॉजिटिव हट गया, ये बन गया NH2 और यहाँ पे H को H लगाकर एसिड बना दिया। बस में आगे, मतलब इसको न्यूट्रल, सब कुछ न्यूट्रल बना दिया। यहाँ NH कर दिया, यहाँ आपका NH2 कर दिया, यहाँ एसिड कर दिया। बस में आगे। अब पूछ लिया था कि A, B, C, D इसमें मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है? बस में आगे। उसने A, B, C, D ऐसे दे दिया। अब पूछ लिया इसमें मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है? तो A वाला है, ये NH हो चुका है, B वाला है, ये NHC वाला है, ये NH2 D वाला है। कौन सा है? C वाला। कितने लोग C वाले हो? इसलिए कभी कभी मन करता है कि कूटा जाए। अगर यहाँ पे लोन पेयर होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो A डबल बॉन्ड भी C के पास लोन पेयर, इसका पैसा यहाँ नहीं जाएगा क्या? इसका पैसा यहाँ नहीं जाएगा? तो है क्या यार आपका ये गुआनिडीन का केस ही तो है। इसे गुआनिडीन का एक हाइड्रोजन हटाकर ये ग्रुप लगा दिया गया है। तो बेसिक कैरेक्टर में आपको पढ़ाया है ना, गुआनिडीन, एमिडीन, एल्फेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन, अमाइड, सल्फोनामाइड। तो ये कहानी है क्या? ये आपका गुआनिडीन का केस है। ये कौन सा है? एल्फेटिक अमीन का केस है। ये तो है। तो बेसिक अगर तैयार रखोगे तो कहीं से भी कोई स्ट्रक्चर उठा ले और प्रॉपर बना दोगे। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये है कि अमीनो एसिड से ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनाए उठाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिख गए और जब फंक्शनल ग्रुप दिख गए तो क्वेश्चन क्रिएट कर लेगा। बस में आगे। तो इसको लेकर भी पास्ट में क्वेश्चन बनाया हुआ है आईटी ने, और इसको लेकर भी पास्ट में क्वेश्चन बनाया हुआ है ओलंपियाड ने, और फ्यूचर में हो सकता है आईटी मेडिकल फिर से पकड़ ले। और मेडिकल वाले एकदम तैयार रहिए, इस वाले पेपर में हो सकता है इनके क्वेश्चन दिखाई दे, क्योंकि अभी तक की दुनिया मेडिकल में बड़ी आसान आसान चल रही थी, लेकिन इस साल का जो मेडिकल की दुनिया है रिलेटिवली आपको अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि उनको प्रेशर बहुत ज्यादा है। बस में आगे। चलिए इधर आते हैं। प्रेशर दो तरह का होता है या दो तरह का है। एक प्रेशर कौन सा है? पिछले बार पेपर खराब हो गया था, मतलब आउट हो गया था, चोरी हो गया था, पता नहीं क्या क्या हो गया था, एक तो वो प्रेशर है। और दूसरा प्रेशर क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 720 में 720 आ जा रहे हैं। मतलब क्या है कि कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि बच्चा 640 650 नंबर लाने के बाद भी मेडिकल कॉलेज नहीं जा पा रहा है। मतलब कुछ ऐसा बनाओ कि बच्चों को इतने नंबर मिले ही ना। बस में आगे। और जो बच्चों को इतने नंबर मिलेंगे नहीं तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर क्यों है कि 610 पा लिया फिर भी कॉलेज में नहीं है, लेकिन ये 420 पाएगा कॉलेज में नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। बस में आगे। लेकिन 620 पा के कॉलेज में नहीं होगा तो दुख होगा। बस में आगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो क्वेश्चन में ऐसा बना ही नहीं पा रहे कि बच्चा कम से कम नंबर पाए। बच्चा भी ज्यादा नंबर पा ले रहा है, लेकिन सीट कम होने के चक्कर में बच्चा वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए दो तरह का प्रेशर है। एक, क्वेश्चन को इस हिसाब से बनाया जाए कि पेपर आउट ना हो, एक प्रेशर ये है, मतलब पेपर लीक ना हो, पेपर चोरी ना हो, एक प्रेशर ये भी है। और दूसरा प्रेशर ये भी है कि बच्चे के 720 में 720 1 1 2 2 10 10 23 23 27 हो जा रहे हैं, ये भी ना हो। बस में आगे। तो इसलिए पेपर की क्वालिटी मान के चलिएगा अच्छा होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि सिलेबस के बाहर जा नहीं सकते हैं, तो सिलेबस के अंदर रखकर अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जहां से चीजें बन जाती हैं। बस में आगे। चलिए इसके बाद अगर लेके चले हम हेट्रोसाइक्लिक में, तो हेट्रोसाइक्लिक में एक नाम आता है, कौन सा है? प्रोलीन। दूसरा कौन सा है? हिस्टिडीन। तीसरा कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। बनाइए देखिए। आईटी वालों ने कोरोना काल में आपको थोड़ा रिलीफ दिया था। अब कोरोना की दुनिया जब खत्म हो गई तो रिलीफ हटा लिया। वो कौन सा था? हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे थे बफर के जोन में, वो हटा लिया। नीट में अभी तक नहीं हटा, लेकिन ये भी हटेगा, क्योंकि ये भी बफर जोन है जिसके चक्कर में बच्चे कहीं ना कहीं 720 में 720 ज्यादा ला पा रहे हैं। हाँ, ज्यादा उम्मीद है हटेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी काम करना है इसी बार होगा। ठीक है, इस बार हो गया तो हो गया, अदरवाइज फिर तो लोग कहानियां सुनाने लगेंगे। देखो ये आया कहानी सुनने, कब आएगा? जल्दी आ। अच्छा है, करना ही चाहिए, एकदम करना चाहिए, क्योंकि जहां बच्चों को ऑप्शन मिलता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए, तो इन सब क्वेश्चन पे तो दिमाग ही नहीं लगाता है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आया हटाओ। ठीक है, तो इसलिए जो भी तैयारी करनी चाहिए उसमें मान के चलना चाहिए कि हमारे इतने क्वेश्चन है, इतने में पूरे नंबर चाहिए।
ठीक है, अगर ऑप्शन लेके चलोगे तैयारी ठीक नहीं है। यहाँ पे कह रहा था बहुत सारी जगह पे सीबीटी भी ले रहे हैं। लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। अगर आप पैसा ले रहा है कोचिंग वाला, इसीलिए तो ले रहा है ना कि आपको हर लेवल पर तैयार करें, तो करना चाहिए। बस हमारे सिस्टम में उतना है नहीं, नहीं तो मैं भी कराता। ठीक है, कराना ही चाहिए बेटा, क्योंकि आप पैसा ले रहे, इसी बात का तो पैसा ले रहे हो कि आप बच्चों से उसका बेस्ट दिलवा पाओ। ठीक है, करना चाहिए। और जो भी संभावनाएं हैं उसके लिए पहले से बच्चों को तैयार भी करना चाहिए। पता चला कि लास्ट में आया नोटिफिकेशन 10 दिन पहले कि सीबीटी होगा, तो आइलैंड वाले क्या कर लेंगे या कोई भी कोचिंग वाले क्या कर लेंगे, उनको पहले से तैयार करो। ठीक है, और पॉसिबिलिटी है हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा चांसेज है हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 20 अमीनो एसिड, ये 20 अमीनो एसिड इन पर्टिकुलर के नाम और उनके स्ट्रक्चर क्या करने हैं, और कितना लोग आज याद कर लोगे। आज, आज मतलब आज। चलिए कुछ ही हाथ उठा रहे हैं, कर लो यार कर लो, क्योंकि जब तक चीजें चल रही हैं तब तक चीजें हो जाती हैं। फिर पता चल ये छूटा, किसी दूसरे सेगमेंट में घुस गए तो उसके क्वेश्चंस लगाने लगोगे, ये धीरे धीरे छूट जाएगा। बस में आके कोशिश करो, आज मतलब आज ही खत्म कर लो। चलिए, तो कहानी में आपने अमीनो एसिड देख लिया। अब ये जो अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कंबाइन करके कुछ बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा। बस में आगे, और जो बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसका कुछ ना कुछ नाम भी होगा। बस में आगे, चलिए देखिए, पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। चलिए समझिएगा बेटा, फिर बनाइएगा। कहानी के अंदर यहां आपके पास है COOH, यहां हमारे पास है NH2, यहां है H, ये है R। यहां की कहानी में भी यहां NH2, यहां H या R, और ये COOH। देखो कितनी खतरनाक केमिस्ट्री है। अमीनो एसिड किसी भी पीएच में इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन सारा का सारा रिएक्शन हम इसी कोरस्पॉन्डिंग दिखाते हैं। उसमें आगे कि एक एसिड और दूसरा अमीन, तो ये अमीन यहां रिएक्शन करेगा और यहीं से वाटर निकालेगा। बस में आगे, और जब यहां से वाटर निकला, यहां से वाटर निकला, तो क्या कहानी कुछ ऐसा, यहां आपका NH2, यहां CH, ये R, और ये CO, और ये आपका NH, ये अगेन H और R, और ये COOH। ऐसे बना, ये नहीं बना, बना। तो जो एक एसिड दूसरे अमीन से रिएक्शन करके ये जो अमाइड बॉन्ड बनाता है, एक एसिड जो अमीन के साथ रिएक्शन करके ये जो अमाइड बॉन्ड बनाता है, इसी अमाइड बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। हम इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपसे पूछा जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट में, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। तो जब एक एसिड दूसरे अमीन के साथ रिएक्शन करके जो अमाइड बॉन्ड बनाया, इस अमाइड बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। बस में आगे, चलिए पॉइंट के रूप में लिखिए। when carboxylic acid of one amino acid, when carboxylic acid of one amino acid combines with, when carboxylic acid of one amino acid combines with amino group of another amino acid, ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, amino group of another amino acid, it form an amide bond, it form an amide bond. This amide bond is called as peptide bond. It form an amide bond. This amide bond is called as peptide bond. याद रहेगा। और यही चीज आगे बढ़ता चला जाए, बार बार इसका दूसरे NH2 के साथ रिएक्शन करके वाटर निकलता चला जाए, और बार बार ये लिंकेज आता रहेगा, उस पर्टिकुलर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलोगे, पॉलीपेप्टाइड। और यही पॉलीपेप्टाइड आगे बढ़ते हुए जो बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, उस बड़े मॉलिक्यूल का नाम क्या है, प्रोटीन। बस में आगे, यहां से आपने क्या किया, पहले आपने एसिड अमीन का रिएक्शन करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, फिर एक हुआ, फिर दो हुआ, फिर तीन हुआ, फिर चार हुआ, फिर पॉलीपेप्टाइड हुआ, अब बहुत सारे हो गए, वो कौन सा हो गया, प्रोटीन। तो सबसे बड़ी यूनिट होती है, उसी सबसे बड़े यूनिट को जो नाम देते हैं, वो नाम क्या देते हैं, प्रोटीन। तो सबसे छोटी यूनिट वो है अमीनो एसिड, और सबसे बड़ी यूनिट वो कौन सी है, प्रोटीन। याद रहेगा। चलो बनाओ, लिखो।
चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान से देखिएगा। अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से रिएक्शन करके ये बॉन्ड बनाया, इसका नाम क्या है? पेप्टाइड। लेकिन जितने अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं उसके बेसिस पे हम नाम देते हैं, ना कि जितने ये बॉन्ड बनते हैं उनके बेसिस में नाम देते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि दो अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करके जो अमाइड बनाएगा या बॉन्ड बनाएगा, इसको क्या बोलेंगे? डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड। तो बॉन्ड भले ही हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन मोनोपेप्टाइड नाम की कोई चीज नहीं होती है। बस में आगे इस बॉन्ड का नाम क्या देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन मोनोपेप्टाइड नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो पहला ही बॉन्ड बनेगा इसको नाम क्या देना है? डाईपेप्टाइड। अगर तीन अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करके सेम या डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड बनाए, इसको नाम क्या देना है? ट्राईपेप्टाइड। 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 तो आईटी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था जिसमें ना बोला था आपका डेकापेप्टाइड। डेकापेप्टाइड तो कितने अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन है? अरे भाई अभी तो बोला यार कि 2 से डाई, 3 से टाई, 10 से कितना हो गया? डेका से कितना हो गया? 10। डेका, डेका पेप्टाइड तो 10 अमीनो एसिड। ठीक है, 10 अमीनो एसिड। हाँ, उल्टा लिख दिया क्या? इधर ऐसे करते हैं। तो यहां हमने बोल दिया कि 3 अमीनो एसिड अगर हो गए तो नाम क्या हो गया? ट्राईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड। यही अगर डेका इधर करते हैं, डेका पेप्टाइड। डेका पेप्टाइड। अगर लेके चलते हो तो कितने अमीनो एसिड हैं? 10। तो 10 अमीनो एसिड अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो नाम कौन सा होगा? डेकापेप्टाइड। तो ये कंफ्यूज करता है बच्चों को। ऐसा लगता है कि 2 अमीनो एसिड कंबाइन करके एक पेप्टाइड बनाया है। मतलब अगर डेकापेप्टाइड की बात हो रहा होगा तो 10 तरह के इस तरह के पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, और जब 10 इस तरह के पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो अमीनो एसिड कितने हो गए? 11। अगर इसी तरह बोल रहा डाईपेप्टाइड तो बच्चों को क्या लगेगा? इस तरह के 2 बॉन्ड हैं, और इस तरह के 2 बॉन्ड हैं तो एक और बना होगा, तो अमीनो एसिड कितने यूज होंगे? 3। तो याद रखिएगा जितने अमीनो एसिड होते हैं उसके बेसिस में नाम आता है। डाईपेप्टाइड मतलब 2 अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन, ट्राईपेप्टाइड मतलब 3 अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन, टेट्रापेप्टाइड मतलब 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका 10। याद रहेगा? चलिए लिख लो, ये कंफ्यूज करता है। इधर इधर ले आई 10 तक दुनिया समझ ले, फिर अंडेक डोडेक ट्राइडेक करते रहना। कंसंट्रेशन जरूरी है। पता चला कि काटना कुछ और होगा, काट कुछ और देगा। ठीक है डॉक्टर? कंसंट्रेट कर। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, ठीक है, जो माना जाता है कि एक तरह से प्रेशर में काम करने वाला जो जॉब है वो कौन सा है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रेशर में काम करने वाला जॉब, वो जॉब कौन सा है? डॉक्टर का जॉब है। सोचिए डॉक्टर कितना ज्यादा प्रेशर में काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा भी इंसान को मतलब सुलाया हुआ है और गलती से वो मर गया, बस में आ गए, तो अगल बगल वाले उसकी जान ले लेंगे। भले वो अपना बेस्ट दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी सोचो अगर कहीं से भी उसके सामने वाले को कुछ हो गया तो लोग ये नहीं देखते हैं कि डॉक्टर ने कितना मेहनत किया है, बस ये देखते हैं कि ये गया, बस में आगे, और ये गया, इससे हमारा अटैचमेंट बहुत था और तुम्हारी वजह से गया, बस में आगे, मतलब तुम भी जाओ। बस में आगे। इसलिए डॉक्टर के लिए रिस्पेक्ट मिलता है तो साथ साथ प्रेशर भी आता है। बस में गवर्नमेंट जितने भी हम लोग हैं, सारे इंसान जो हैं, वो आखिर डॉक्टर वाले को इतने सारे जॉब हैं, उन जॉब में डॉक्टर को क्यों बोलते हैं कि भगवान है? टीचर को भी बोल सकते थे, इंजीनियर को बोल सकते थे, सबको बोल सकते थे, लेकिन आखिर डॉक्टर को क्यों बोला जाता है कि ये भगवान है, ये भगवान के बराबर है? क्यों बोलते हैं? इसलिए कि वही लाइफ बचाता है, ये लाइफ देता है। तो लाइफ से जो इन्वॉल्व होते हैं वो आपके भगवान होते हैं, और डॉक्टर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लाइफ से इन्वॉल्व होते हैं। बस में आगे, तो गलती से भी अगर आपने किसी की लाइफ को बचाने के चक्कर में निकाल लिया तो हो सकता है सामने वाला वो भगवान छोड़ के आपको शैतान समझ लेगा। चलिए इधर आते हैं। तो कहने का मतलब ये बेटा कि ये टर्म्स एकदम क्लियर होना चाहिए, और जब पढ़ा करिए तो पूरा कंसंट्रेशन से पढ़िए कि 1.5 घंटा प्रॉपर दिमाग में बैठे, इधर उधर डाइवर्जन से हटिए। चलिए, तो जितने अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं उसके बेसिस में नाम आता है। 2 अगर कंबाइन करें, 3 कंबाइन करें, 1 कंबाइन करें, ऐसा नहीं कि मोनोपेप्टाइड है। चलिए कंबाइन करे मतलब कम से कम 2 तो रहे। चलिए एनालाइज करते हैं कि 2 से डाई, 3 से ट्राई, 4 से टेट्रा और 10 से डेका। ये बार बार 10-10 क्यों बोल रहे हैं, आगे हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। बस में आगे, तो डेका पेप्टाइड मतलब कितने अमीनो एसिड? 10 अमीनो एसिड। चलिए समझिएगा डेफिनेशन।
कि जब एक अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीन के साथ कंबाइन किया तो जो अमाइड बॉन्ड बनाया, इसी अमाइड बॉन्ड को बोलते क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो नाम भले ही पेप्टाइड बॉन्ड है लेकिन मोनोपेप्टाइड नाम की कोई चीज नहीं होती है। शुरुआती कहां से होता है? डाईपेप्टाइड। बस में आगे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे लगाना है और यही आगे बढ़ता चला जाए तो पहले पॉलीपेप्टाइड होगा और बड़ी यूनिट जो बना लेगा वो कौन सा है? प्रोटीन। बस में आगे इतनी ही दुनिया आपकी आईटी एडवांस की है और इतनी दुनिया आपकी मेडिकल की है और नीट की है। लेकिन कभी कभी बोर्ड की दुनिया भी चालू हो जाती है और बोर्ड की दुनिया में क्या आता है? प्रोटीन। बस में आगे और कभी कभी एनसीईआरटी की दुनिया चालू हो जाती है और कभी कभी कुछ भी कोई भी पूछ लेता है। ठीक है, सिलेबस में भले कुछ और लिखा हो और पूछने का कुछ और भी पूछ लेता है। जैसे 2017 में मेडिकल वालों ने खतरनाक काम किया था। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें बेंजाइन मैकेनिज्म का काम था। ठीक है, और आईटी एडवांस 2004 में अपना सिलेबस बनाता है और लिखता है कि रिएक्शन सारा पढ़िए लेकिन ब्रैकेट में स्पेसिफिक लिखता है एक्सक्लूडिंग बेंजाइन मैकेनिज्म। और 2004 के पहले आईटी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, उसी सेम क्वेश्चन को मेडिकल वालों ने 2017 में उठा लिया, अब पूछ लिया। ठीक है, साइन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, बेंजाइन मैकेनिज्म क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी कुछ चीजें नहीं होती हैं, बस बच्चों लोगों को कुछ भी ऐसा पूछना है कि भाई थोड़ा अलग लगे। तो अलग लगे तो इसका मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं, तो अलग बात है। तो तैयारी करिए, कभी एबनॉर्मलिटी आ जाए तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस के समय उसको रिवाइज कर लीजिए, देख लिया करिए। चलिए, तो कहानी में कुछ किरदार हम ये भी आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं प्रोटीन। तो जब हम बात करते हैं प्रोटीन की तो प्रोटीन दो तरह का होता है। एक जो नाम आता है वो कौन सा है? ग्लोबुलर प्रोटीन। और दूसरा जो नाम आता है वो कौन सा है? फाइबरस प्रोटीन। फाइबर नाम सुनते ही किसकी फीलिंग आ रही है? रेशे की आ रही है ना। तो रेशा कहाँ है? जैसे बाल में हो गए, बाल में क्या रेशा है ना। तो इसका ये एग्जाम्पल दिमाग में बैठा सकते हो, केराटीन। केराटीन क्या होता है? बाल। बस हाँ, ठीक है, उसके प्रोटीन्स की बात कर लो या मसल्स वगैरह की जो बात करते हो तो मसल्स वगैरह में जो आता है वो कौन सा होता है? मायोसिन। उसमें आगे जो दूसरी बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ग्लोबुलर मतलब गेंद वगैरह की थोड़ी फीलिंग आ रही होगी, स्पेरिकल शेप की फीलिंग आ रही होगी। तो उसमें जो नाम आता है ये आता है इंसुलिन। और कौन सा आता है अंडा खाने वालों के लिए? एल्बुमिन। उसमें आगे अंडा, अंडा जो उबालते हैं तो थोड़ा थोड़ा फील आ जाता है ना, गोल गोल वाला। चलिए, तो इसमें दो नाम आपको याद रखना है, एक याद रखना है इंसुलिन और एक याद रखना है एल्बुमिन। और यहाँ दो आपको नाम याद रखना है, केराटीन और एक रखना है मायोसिन। थोड़ा सा डिफरेंस को समझ लीजिए। ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें क्या है? इन दिस प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज्ड एज अ कॉइल। बस में आगे, लेकिन इसमें क्या है? इन दिस प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब लंबी चेन आगे बढ़ती चली जा रही है। दूसरा हमें क्या कह रहे हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैव स्फेरिकल शेप। शेप कैसा है? स्फेरिकल है। यहाँ क्या है? फाइब्रस प्रोटीन हैव थ्रेड लाइक, रस्सी लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दे आर वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। और ये क्या है? दे आर वाटर इनसॉल्युबल। अगर ये सॉल्युबल होता और नहा लेते तो गलती से ही गंजे बन जाते हैं। चलिए, बाल की बात हो रही है ना, तो इसका भी वाटर सॉल्युबल नहीं है बल्कि क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है। लेकिन ये कैसा है? वाटर सॉल्युबल। इसका कुछ एग्जांपल, एक नाम कौन सा है? इंसुलिन। एक कौन सा है? एल्बुमिन। इसके एग्जांपल दो कौन सा है? केराटीन। कौन सा है? मायोसिन। लिख लो इतना। पास्ट आईटी मीन एडवांस किसी का भी इसके ऊपर रहा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कभी आ जाए, तैयार रहना चाहिए। लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो। कितने लोग अंडा खाते हो और कितने नहीं खाते हो? कोई खास रीजन है नहीं खाने वालों का? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है? देखो, वेज होता है कि नॉन वेज? एक वेजिटेरियन होता है। अलग अलग प्राणियां हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। चिकन का जूस होना चाहिए, चिकन ना हो खा लेंगे। लिखो लिखो लिखो। आजकल साइंस ने ऐसा मतलब अंडे बनाने चालू कर दिए हैं जिससे फ्यूचर में वो चूजे में कन्वर्ट होके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए कुछ लोग बोल देते हैं कि वेज है।
लेकिन रियल वाला जो अंडा होता है उससे आपके चूजे बनते हैं, मुर्गियां आती हैं, उसे नॉनवेज में लेके चलो बनाओ। तो साइंस अपने हिसाब से चीजों को बना लिया है, ठीक है, लोगों ने बना लिया है। चलिए, और जितने धर्म और वाले हैं वो एकदम दूर रहिए, ठीक है, वरना आपके धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन आदिकाल से ही लोग वेज नॉन वेज हर तरह के लोग रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा भीष्म पितामह, सुना है, वो थे ना, उनके पिताजी थे, उनकी शादी किससे हुई थी? हाँ, मछली मछली से हुई थी। तो, तो उनकी शादी हुई थी उस उनसे जो गंगा तो थी, ठीक है, उनकी शादी उनसे हुई थी जो कि एक तरह से मछली वगैरह बेचते थे, उनके वो एक तरह से एक हेड थे। तो उस समय भी मछलियां बिकती थी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय मछलियां बिकती थी, मतलब क्या है कि उस समय भी लोग मछली खाते होंगे। तो वेज नॉन वेज की कहानी बहुत पुरानी है, ठीक है। इंसान जितना ज्यादा सिविलाइज्ड होता चला गया, जितना अटैचमेंट होता चला गया, जितना मोह माया आता चला गया, उतनी चीजों से हटता चला गया, मारपीट से। और जितना मोह माया हटा, लोगों ने पहले खाया ही क्या था? नॉन वेज ही तो खाया था, वेज कहाँ खाया था? और साइंस तो यहाँ तक ये कहता है कि अगर इंसान नॉन वेज नहीं खाता तो ये इतना ब्रेन ही डेवलप नहीं करता। एक मैंने वीडियो देखा था किसी का, उसमें दिखाया था कि इंसानों ने नॉनवेज खाना चालू किया और पका के खाना चालू किया, इसीलिए इनडायरेक्टली उनका ब्रेन का ग्रोथ काफी ज्यादा कर दिया। अगर ये दो चीज नहीं किया होता, नॉनवेज खाना और पका के खाना, तो शायद इतना ज्यादा वो डेवलप नहीं होते जितना डेवलप्ड है, ठीक है। उसके पीछे भी कोई रीजन वगैरह दिया था उन्होंने, वो पर्टिकुलर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। चलिए बनाइए, लिखिए। कहेगा तो चला जाएगा। चलिए, खाने वाले खाएं, ना खाने वाले ना खाएं, अपने आप को जस्टिफाई मत करिए या कि मैं ही सही हूं दूसरा गलत है। बस यहाँ आगे आप खाने वाले खाओ, ना खाने वाले ना खाओ। बस ये ना हो कि यार हम नहीं खाते हैं, तुम खाते हो, तुम खराब हो, तुम खाते हो हम नहीं खाते हैं, मतलब ये खराब है। इससे बचिए, क्योंकि लड़ाई के हर कारण हो सकते हैं। चल इधर आते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला पड़ा है एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, दूसरा कौन सा है? फाइब्रस प्रोटीन है। चलिए, अब थोड़ी सी कहानी केमिस्ट्री वाली बात भी आ जाए। तो केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत चीजें आपको दिमाग में रखनी है। वो क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स 4 तरह के होते हैं। एक क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में वही है जो अमीनो एसिड्स हैं, उन्हीं का सीक्वेंस है, उसी को बोल देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर है। एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले गए, उसी को नाम दे देते हैं प्राइमरी। तो डेफिनेशन क्या है? Every polypeptide in a protein has an amino acid linked with each other in a specific sequence, and this sequence of amino acid is called as primary structure of protein. बस में आगे हम क्या बोल रहे हैं कि जो अमीनो एसिड है कि एवरी पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज है, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को हम जो नाम देते हैं वो कौन सा है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। और यही तुम्हारे सिलेबस में है, इतना ही तुम्हारे काम का है। और इतने काम के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है कि 20 अमीनो एसिड का नाम और उनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। बस में ये भी 2007 से लेकर 23 के सारे क्वेश्चन दिखाएंगे भी, वो सारा का सारा काम यहीं से आया है। बस में आगे, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में दिया है तो थोड़ा बहुत ये भी जानो। तो थोड़ा बहुत ये भी जानो, तो इसकी कहानी में आपको क्या जानना है? यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है कि यही जब आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो इससे एक शेप बनेगा। जैसे अमाइड लिंकेज है, तो अमाइड लिंकेज की कहानी में क्या है कि अमाइड लिंकेज की कहानी में कुछ इस तरह का किरदार है। और दूसरा अमाइड लिंकेज को अगर फिर से बना दूं तो इस अमाइड लिंकेज के किरदार में इस तरह का किरदार है। तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन आ गया, नहीं आ गया? आ गया। तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कहानी आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कोई ना कोई शेप बना लेगा। बस में आगे, मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? वो शेप बना लेगा, जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बन जाए और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो शेप की बात करते हैं, उस शेप की बात हम किसमें करते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। बस में आगे, तो इसमें दो तरह के शेप की बात करते हैं। एक बोलते हैं अल्फा हेलिक्स और दूसरा बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। बस में आगे, अल्फा हेलिक्स और दूसरा का बीटा प्लेटेड, मतलब पर्दे होते हैं, एक ऊपर एक रखते चले जाओगे, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोल देते हैं बीटा प्लेटेड है। तो इसके डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर टू द शेप इन विच, किसके ऊपर फोकस्ड है? शेप के ऊपर। The secondary structure of protein refer to the shape in which a long chain, a long chain polypeptide can exist। मतलब फोकस किस पे हो रहा है? शेप के ऊपर।
बस में आगे, द टू कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर, एक जो नाम देते हैं वो कौन सा है, अल्फा हेलिक्स। इसमें क्या कह रहा है, अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड स्क्यू helix with the NH group of each amino acid reside hydrogen bond with CO group। जो इसको दिखाया, जो मैंने ऐसे एक करके छोटे में दिखा दिया। बस में आगे, दूसरी जो बात कर रहे हैं वो दूसरा कौन सा है, बीटा प्लेटेड सीड। इसकी कहानी में क्या है कि इन बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन ऑल पेप्टाइड चेन्स आर stretched out, मतलब खींच लिए गए हैं, stretched out to nearly maximum extension and then laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bond। This structure resembles the ये pleated fold of drapery, मतलब पर्दे की बात कर रहे हैं, ठीक है। So it is called as beta pleated seed। तो कहानी के किरदार बंसी ये बेटा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इनडायरेक्टली अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में बताता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनके कनेक्शन के बारे में बताता है कि कनेक्शन से जो शेप क्रिएट हो रहा है वो शेप कैसा क्रिएट होगा। बस में आगे, चलो पूरी कहानी मत लिखो, एक थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट में लिख लो। लिखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें लिखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें लिखो इट रेफर टू specific sequence of amino acid। It refer to specific sequence of amino acid। दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, it refer to shape of amino acid। It refer to shape of amino acid। And two most common shapes are alpha helix and beta pleated seed। Alpha helix and beta pleated seed। याद रहेगा। अब बात करते हैं टर्सरी। तो टर्सरी में होगा कि यही कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्वाटरनरी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसी की कहानी दिखा रहा है टर्सरी में। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। बस में आप किसके बारे में बोल रहे हैं, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज फर्दर फोल्डिंग टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और ज्यादा फोल्ड कर दिया है, ठीक है। इसमें दो नाम आते हैं, एक इट गिव्स द टू मेजर मॉलिक्यूल, अभी आपने देखा था वो कौन सा था, फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा कौन सा था, ग्लोबुलर प्रोटीन। बस में आगे, इसमें आगे द मेन फोर्स विच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर, एक आपने बोला था हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक आपने बोला डाइसल्फाइड लिंकेज है, और तीसरा कौन सा है, वॉन डेर वाल स्टेबिलिटी है। इसको इनडायरेक्टली कह सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है, तो उसी को घुमा फिरा बोल दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो टर्सरी के लिए दो नाम आपको याद रखने हैं, एक नाम कौन सा है, फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा नाम कौन सा है, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो कभी कभी ये छोटा मोटा क्वेश्चन बना सकता है कि ग्लोबुलर प्रोटीन किसका पार्ट है, क्या आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर का है, सेकेंडरी का है, टर्सरी का है, क्वाटरनरी का है, किसका है, ठीक है। बीटा प्लेटेड सीड, अल्फा हेलिक्स, ये किसका पार्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, किसका है। चलिए इसमें थोड़ा सा लिखिए टर्सरी के लिए, लिखो टर्सरी। इट रेफर टू ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। It refer to overall folding of the polypeptide। Its two most common examples are fibrous and globular proteins। Fibrous and globular proteins। चलिए अब यही पॉलीपेप्टाइड दो, एक दो से ज्यादा आपस में मिलते चले जाए और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेगा उसे क्या बोलना है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, रेफर
टू एज सब यूनिट, मतलब एक एक को तुमने एक एक यूनिट मान लिया है, सब यूनिट मान लिया है, और इनके बीच में कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखा रहे हो। तो वही बोल रहा है सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर टू एज सब यूनिट। द spiral arrangement of these subunit with respect to each other is called as quaternary structure। याद रहेगा कि स्पेस में जिसका अरेंजमेंट है इन सब यूनिट्स का, मतलब दो या दो से ज्यादा आपने जो पॉलीपेप्टाइड को मिलाया है और इनके अरेंजमेंट की बात करें, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये कौन सा है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो इसमें लिख लो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें लिखो इट रेफर टू 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड कनेक्शन in a complex way. It refer to 2 or more polypeptide connection in a complex way। याद रहेगा? चलिए कुछ है ठीक। इसको बंद करके दे दो मुझे चाबी। तो गया बच्चा? चलिए, तो 4 तरह का आपने प्रोटीन देख लिया बेटा। इसको थोड़ा सा खोल दे बेटा, कोई आए तो पता चले। हाँ बस बस, हाँ। टर्शियरी स्ट्रक्चर में लिखा है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की वजह सल्फर सल्फर कनेक्शन तुमने अमीनो एसिड में देखे थे ना, कुछ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड में थे, तो जो होंगे उसमें होगा ना। सिर्फ उसी में हाँ, जिसमें सल्फर होगा उसी में सल्फर की बात करेंगे, जिसमें सल्फर नहीं होगा किसकी बात करेगा? जहाँ OH में नहीं होगा तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात भी नहीं करेगा। सल्फर वाले सल्फर कंटेनिंग जिसमें CH2SH, तो SH है तो थायो सल्फर के साथ कनेक्शन होगा, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरेक्शन वाली बात आएगी। यहाँ सल्फर होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन होगा, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं कनेक्शन की बात आएगी। तो इसलिए सल्फर वाली लिंकेज भी दिखा रहा है, और केवल SH और SR भी कहीं दिखाई देगा, तो डाई सल्फर वाली कनेक्शन की बात भी कहीं ना कहीं आएगी। ठीक है, इसलिए सारे टर्म्स को उसने समझा दिया। ठीक है, चलिए एनालाइज करते हैं। तो प्रोटीन में आपने देखा केमिस्ट्री के टर्म्स में कि 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। पहला कौन सा है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये है क्या? अमीनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस है। बस में आगे दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये क्या है? इसी सीक्वेंस की वजह से इंटरेक्शन आया, इनडायरेक्टली शेप मिला। तीसरा कौन सा है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये क्या है? इन्हीं शेप में और चीजें और मिलाते चले गए और इनडायरेक्टली ओवर फोल्डिंग वगैरह की बात कर ली है। ठीक है, तो इसका मतलब वो हो गया टर्शियरी। और क्वाटरनरी में क्या है कि एक फोल्डिंग इधर से मिल गई, दूसरी फोल्डिंग इधर से मिल गई, सबको मिला दिया, उलझा दिया, तो वो पर्टिकुलर कौन सा हो गया? क्वाटरनरी। बस में आगे इसके अलावा कुछ टर्म्स आता है, वो टर्म भी आपको दिमाग में रखना है। एक कौन सा होता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? अंडा खाने वाले। ठीक है, आपने अंडा लेकर आए, अंडा उबाल दिया या ऑमलेट बना लिया, क्या फिर से उसको प्रीवियस अंडा जैसा था वैसा बना लोगे? इससे हुआ गया, उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपने खत्म कर दिया, उससे फिर से वो चुज्जा नहीं बनेगा। चुजाई तो बोलते हैं यार, इतना हंस के आप लोग। ठीक है, हिंदी उसका चुजाई होता है, इंग्लिश में कुछ भी आप लोग बोल दो, अलग बात है। क्या होता है? हाँ, क्या होता है पता? चूजा। ठीक है यार, तो चूजा बोलते हैं, चुज्जा बोल। चलिए कहानी में आइए, बात समझ में आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जब हमने इस प्रोटीन्स को लिया, इसको गर्म कर दिया, बस में आगे इसमें कोई टेम्परेचर वगैरह बढ़ा दिया, इसमें कोई एसिडिक मीडियम में डाल दिया, बेसिक मीडियम में डाल दिया, कोई शॉक वगैरह दे दिया, मतलब कुछ भी ऐसा किया जिससे इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाए। और जब इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाए तो इससे जो लाइफ का जनरेशन हो रहा था, मैंने टर्म भी हटा दिया। ठीक है, जो लाइफ का जनरेशन हो रहा था वो जनरेशन खत्म हो जाए। बस में आगे तो इस पर्टिकुलर के लिए जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बस में आगे तो उसी को इसने बोला है, ध्यान से देखिएगा। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम हैव अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बस में आगे उसका यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एंड बायोलॉजिकली एक्टिव। मतलब बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब क्या है? इससे लाइफ का क्रिएशन होता है। बस में आगे विच आर कॉल्ड एज नेटिव प्रोटीन, इसको बोलते क्या है? नेटिव प्रोटीन है। बट
व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज मतलब गर्म वगैरह कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, गर्म कर दिया, और बाई केमिकल चेंज, कुछ केमिकल चेंज किया, कैसे किया, अलग अलग पीएच में डाला, ठीक है, चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर डिस्टर्ब, इससे होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है तो इसलिए ड्यू टू दिस ग्लोबुलर अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, बस में इससे हुआ गया कि ग्लोबुल्स जो थे वो अनफोल्ड हो गए, हेलिक्स जो था अनकॉइल हो गया, एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और प्रोटीन जो है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खत्म कर दिया, मतलब लाइफ का रीजनरेशन नहीं करेगा, तो इसका मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बस में आगे, अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे कोई फायदा हुआ लाइफ नहीं हुई, मतलब आगे जनरेशन नहीं हुआ, वो आगे पैदा नहीं हुआ, टर्म हटा रहे हैं, बस में आगे, लेकिन फायदा किसका हुआ, जिन्होंने इसे खाया, बस में आगे जिन्होंने इसे खाया, जिन्होंने खाया, इंसानों ने अगर मान लो अंडा खाया तो इसका मतलब वो लाइफ का जनरेशन की तरफ नहीं गया, लेकिन उसका जो प्रोटीन था वो इंसानों के अंदर आया ना, आया नहीं आया, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई या नहीं हुई, और प्रोटीन में 4 पार्ट हैं, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी है, क्वाटरनरी है, तो कौन सा हमको मिला और कौन सा नहीं मिला, तो हमें मिलता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब जो अमीनो एसिड हमें चाहिए था वो हमें मिल जाता है, मतलब ग्लोबुल्स जो थे वो आपके कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्लोबुलर अनफोल्ड हो गए, हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड हो गए, मतलब वो सबसे प्रॉब्लम आई, लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था अमीनो एसिड का वो इंटैक्ट है, वो हमको मिलता है, तो वही आगे बोल रहा है कि दिस कॉन्सेप्ट is called as denaturation of protein. During this denaturation, secondary and tertiary structures are destroyed. ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन बट द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इंटैक्ट रहता है, उसमें कोई ब्रेकिंग नहीं होती है। सो व्हेन एग इज बॉइल्ड इट्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स गेट्स denatured and water present in eggs probably get either absorbed or adsorbed during this denaturation and get disappeared। मतलब एक एग्जांपल दे रहा है कि अंडे को जब हम उबालते हैं तो उससे क्या होता है, और दूसरा दे रहा है कि दूध से जो हम दही बनाते हैं उसकी कहानी सुना रहा है, तो दे रहा है कि अनदर एग्जांपल ऑफ डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज ऑब्जर्व्ड इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क which is caused by bacteria due to the formation of lactic acid। तो कहानी का किरदार या इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम प्रोटीन्स को गर्म करते हैं, बस में आगे, या अलग अलग मीडिया में डालते हैं, तो उस पर्टिकुलर का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ये खत्म हो जाती है, और जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है उसी के लिए टर्म दिया जाता है, और टर्म कौन सा है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। चलिए करो पॉइंट के रूप में लिख लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए when proteins are subjected to physical change or chemical change, its hydrogen bonding get disturbed, and due to this its biological activity is also destroyed, and due to this its biological activity is also destroyed। So such proteins are called as denaturation of protein, and such proteins are called as denaturation of protein। Biological activity is destroyed, such proteins are called as denaturation of protein। याद रहेगा, हाँ, सच कॉन्सेप्ट बोल दो, सच कॉन्सेप्ट्स आर कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, कॉन्सेप्ट ही तो है, एक टर्म ही तो है। चलिए अब इसके बाद कोचिंग वाले कभी कभी बदमाशी में एक टर्म और समझाते हैं, ठीक है, वो टर्म कौन सा है, वो टर्म होता है आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। चलिए समझिएगा, आपके सिलेबस में पास में कहीं दूर दूर का दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप जिस शहर में रहते हो वो शहर थोड़ा खतरनाक है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए लोग वही लेते हैं जो सिलेबस में ना हो। तो कहानी में एक किरदार आता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसका क्या मतलब होता है, कहानी के अंदर एक किरदार है जिसके अंदर COO- है और एक किरदार है NH3+ है,
मतलब एक पार्ट पॉजिटिव वाला भी है, एक पार्ट नेगेटिव वाला भी है। तो कोई तो पीएच होगा जिस पीएच पे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, होगा नहीं होगा? तो जिस पीएच पे ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं उसी पर्टिकुलर पीएच को हम क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो वही कहानी में हम समझाया है कि एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक सॉल्यूशन मॉलिक्यूल किस रूप में एग्जिस्ट करेगा? इस रूप में। बेसिक सॉल्यूशन होगा तो मॉलिक्यूल किस रूप में एग्जिस्ट करेगा? इस रूप में। और जो 7 के आसपास पीएच होगा तो अमीनो एसिड किस रूप में एग्जिस्ट करेगा? इस रूप में। तो वही कहानी दिखा रहा है। इन एसिडिक सॉल्यूशन अमीनो एसिड इज प्रोटोनेटेड मतलब यहाँ पर प्रोटॉन आ चुका है एंड एग्जिस्ट प्राइमरली एज कैटायन। प्राइमरली किस रूप में एग्जिस्ट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन के रूप में। while in basic solution अमीनो एसिड डीप्रोटोनेटेड मतलब इसके प्रोटॉन को आपने निकाल दिया, डीप्रोटोनेटेड एंड एग्जिस्ट प्राइमरी एज एनायन के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। Thus there must be some intermediate pH at which the amino acid exactly balanced between anionic and cationic form। बस में आगे कोई ना कोई तो एक ऐसा पीएच होना चाहिए जिस पीएच में इसका नेगेटिव पार्ट और इसका पॉजिटिव आपस में क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए। बस में आगे तो वही बोल रहा है कि देयर मस्ट बी सम इंटरमीडिएट pH at which amino acid is exactly balanced between anionic and cationic form and exist primarily as किस रूप में? ज्विटर आयन के रूप में। बस में आगे तो दिस pH is called as isoelectric point। बस में आगे जिस पीएच पे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में न्यूट्रल हो जाता है उसी पीएच को क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और इसको दिखाते किससे हैं? पीआई से। अब सोचिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इस पर्टिकुलर NH3+ का पीएच पीके वैल्यू लगभग 9 के आसपास और इसके लिए पीके वैल्यू लगभग 2 के आसपास। तो ये हर मॉलिक्यूल का फिक्स होता है। जैसे मान लो आपने एलानीन ले लिया तो एलानीन के लिए जब NH3+ की जो पीके वैल्यू आया ये कितना आया? 9.69। और ये जो पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जो पीके वैल्यू आया ये कितना आया? 2.34। तो जब इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हम मैथमेटिकली वो पर्टिकुलर बीच वाला पीएच हमने गेन कर लिया? नहीं कर लिया? कर लिया। तो इस पर्टिकुलर पीएच पे हम इस पर्टिकुलर का पॉजिटिव और इस पर्टिकुलर नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज। तो वही आपको दिखा रहा है कि दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर कुछ लगा होगा उसके ऊपर ये दोनों डिपेंड करेंगे, ठीक है। एंड हैव अ फिक्स वैल्यू मतलब जो भी यहाँ पे कुछ लगा होगा उसकी वजह से ये कहने की वैल्यू बदलेगी। बस में आगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड विदाउट एन एसिडिक और बेसिक साइड चेन आर सिंपली द एवरेज ऑफ द टू डिसोसिएशन कांस्टेंट pKa1 एंड pKa2। मतलब जो एलिफेटिक अमीनो एसिड मैंने लिया था जैसे ग्लाइसिन, एलानीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोलेसिन जिसके अंदर हमने एडिशनल कोई फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ नहीं था तो उसमें केवल NH3+ होगा, COOH होगा। तो एक तुम्हारा पॉजिटिव का है एक तुम्हारा नेगेटिव वाला पार्ट है, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन कुछ ऐसे भी तो थे जिसके इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा था, इसके इधर NH2 वगैरह लगा हुआ था, मतलब इनडायरेक्टली एसिडिक ग्रुप भी लगा हुआ था, इनडायरेक्टली बेसिक ग्रुप भी लगा हुआ था। तो जिसमें एसिडिक बेसिक ग्रुप लगा होता है तो जो 2 कॉमन वाले हैं उन दोनों को जोड़ते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। बस में आगे 2 कॉमन वाले मतलब एसिड लगा होगा तो इसका एसिड वाला जोड़ना है 2 से डिवाइड करना है। और अगर बेसिक वाला लगा होगा तो उसका NH2 वाला इसका NH2 वाले को जोड़ना है 2 से डिवाइड करना है। जैसे हमने ये ले लिया, जैसे हमने ले लिया एस्पार्टिक एसिड तो एस्पार्टिक एसिड में यहाँ भी COOH है और यहाँ भी COH है। हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए जो वैल्यू दिखा रहा है 3.69 और इसके लिए दिखा रहा है 1.88। तो इन दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। जब बेसिक वाले की बात कर रहे हैं तो इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ जो पीके वैल्यू है 10.53 है, यहाँ पीके वैल्यू 8.95 है, तो इन दोनों को जोड़ा है 2 से डिवाइड कर दिया है। बस में आगे तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसे हैं जिसमें फर्दर आयोनाइजेशन नहीं हो सकता है तो इसमें इस पर्टिकुलर का लो और 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन कुछ ऐसे जिसमें फर्दर आयोनाइजेशन हो सकता है मतलब एसिडिक ग्रुप या बेसिक ग्रुप हो सकते हैं तो उसमें 2 जो कॉमन है इन दोनों को पकड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। याद रहेगा? चलो पॉइंट ग्रुप में लिखो, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। लिखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसमें लिखिए the pH at which the positive part and negative part cancel out. The pH at which the positive part and negative part cancel out is called as
isoelectric point in amino acid is called as isoelectric point in amino acid. The pH at which the positive part and negative part cancel out is called as isoelectric point in amino acid, and it is represented by pi. जैसा pH लिखते हो p स्मॉल h कैपिटल, उस तरह p स्मॉल और i कैपिटल, pi. चले नेक्स्ट लिख लो. फॉर नॉन आयोनाइजिंग अमीनो एसिड्स, फॉर नॉन आयोनाइजिंग अमीनो एसिड्स, फॉर नॉन आयोनाइजिंग अमीनो एसिड्स, pi is equal to pKa of NH3 plus pKa of COOH डिवाइडेड बाई 2. मतलब इसके लिए जो pK होगा, इसके लिए जो pK होगा, दोनों को जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है. और ये डाटा याद नहीं करना है. अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो डाटा देगा, बस में आगे इस डाटा को याद नहीं करना है. तो यहाँ पे क्या करना है, pi मतलब pKa of NH3 प्लस pKa of COOH डिवाइडेड बाई 2. ये कहाँ लगाना है, जब ये नॉन आयोनाइजिंग हो, मतलब आयोनाइजिंग ना हो. दूसरा आयोनाइजिंग हो सकता है जिसमें एसिडिक के बेसिक ग्रुप मौजूद हो. चलिए दूसरा लिखिए. फॉर आयोनाइजिंग अमीनो एसिड्स, फॉर आयोनाइजिंग अमीनो एसिड वेयर COOH is additional group, COOH is additional group, COOH is additional group, pKa1 plus pKa2 divided by 2. इसको ऐसे लिख लो, pKa1 of 1 COOH plus pKa2 of another COOH divided by 2. एंड या और कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि और pi क्या हो गया, pKa of NH3 plus of 1 amino acid plus pKa2 of another amino acid डिवाइडेड बाई जो दो सेम है, इन दोनों को पकड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना है. याद रहेगा. चलिए क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डाटा वाइज आप देख सकते हो. इसके लिए वैल्यू है 8.59, इसके लिए वैल्यू है 10.53. दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया. ये मान लेना है कि कैलकुलेशन ठीक होगा. ठीक है. चलिए इधर आइए. इसके लिए वैल्यू है 3.565, इसके लिए 1.88. इन दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर लिया है. बना लोगे ना. तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा. तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग किसकी दुनिया खत्म हुई, अमीनो एसिड. अब अमीनो एसिड के बाद जो दुनिया आएगी, वो दुनिया किसकी आएगी, विटामिन्स. इसमें काम का क्या है, इसमें काम का क्या है, इसका काम का ये है कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है. बस में आगे, किस बीमारी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और आपको बीमारी ना हो इसलिए आपको क्या खाना है. हाँ आपको क्या खाना है. और एक बार आईआईटी ने बदमाशी किया था मेन में. वो कैसे बदमाशी किया था, एनसीईआरटी बुक में आपका विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और एस्कॉर्बिक एसिड, इन्हीं चारों के नीचे ये केमिकल नाम लिखा है, और किसी का नाम इसके नीचे इनका केमिकल नेम लिखा हुआ नहीं है. तो बदमाशी क्या किया था, मैच द कॉलम में एक साइड उसने विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन C लिख दिया था, और दूसरी तरफ उसने ये वाला नाम थायमीन, राइबोफ्लेविन और पैराडॉक्सिन और यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड ये लिख दिया था. अब बोला था बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है.
बस में आगे। तो इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि आपको ये विटामिन B1 भी याद रखना है और आपको ये थायामीन भी याद रखना है, और जिसके नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है उसको जानने की जरूरत भी नहीं है। बस में आगे, मतलब अच्छा ज्ञान की और दे दिया जाए तो पता चला और दे देने के चक्कर में ये इतना तो याद हो नहीं रहा है और उसके चक्कर में पड़ गए। बस में आगे, तो जो लिखा है कम से कम ये दिमाग में होना चाहिए। बस में आगे, तो कौन से विटामिन है, इसका अगर केमिकल नेम है वो, इसकी कमी से क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है। बस में आगे, ये तीनों आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। बना लोगे? चले, कैमरा में लाए हो तो फोटो ले लो आप लोग, ठीक है, जिसके लिखोगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। और एनसीईआरटी की बुक है तो उसी बुक से मैंने एज सच उठाया है। पेज नंबर बता दे भाई जिसके पास ना हो। कितना है? 296। ठीक है, आप लोग लिख लो कि पेज नंबर 296 ऑफ एनसीईआरटी, उसको प्रॉपर आपको एक बार लिख लेना है और पेज पूरा छोड़ दो, उसको लिख लेना है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक में देख लेना है, उसको लिख लेना है। बस में आगे, जिससे नोट्स बने तो प्रॉपर तरीके से बन जाए। चलिए बताइए, थोड़ा सा जान लीजिए, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, वो तो लास्ट स्टेज है। उसका पहला स्टेज कौन सा है? जेरप्थेल्मिया। कौन सा है? जेरप्थेल्मिया, मतलब आंखें जो होती हैं ड्राई होने लगती हैं। बस में आगे से ड्राई होने लगती है उसको जेरप्थेल्मिया बोलते हैं, और एकदम खत्म हो जाती है, दिखना ही बंद हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस है। दूसरा, विटामिन B1 की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी है? बेरी, ये याद रखना है। B2 की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी है? चिलोसिस। आपके विटामिन B6 की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सा है? हाँ, कन्वुल्सन्स। आपका विटामिन B12 की कमी से जो होती है वो कौन सी है? पर्नीशियस अनीमिया। आपका विटामिन C की कमी से जो होता है वो कौन सा है? स्कर्वी, ठीक है, या ब्लीडिंग ऑफ गम्स। विटामिन D की कमी से जो होता है वो कौन सा है? रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स किसमें होता है? बोन डिफॉर्मेशन इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमेलेसिया, सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट्स पेन इन एडल्ट्स। विटामिन D, ठीक है जी, खुशी, ठीक है। एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश एंड एग यॉक। इसका क्या मतलब हुआ? इसी से मैंने क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि बाहर में खड़ा था, धूप ले रहा था, इस मैंने पूछा बेटा धूप लेती है, तो कह रहे नहीं तो धूप लेना चाहिए। बस यहाँ आगे, धूप लेना चाहिए। आज की जनरेशन को हड्डियों वाली बीमारी क्यों होती है? इसलिए होती है कि धूप नहीं लेते हैं। बस में आगे, पहले के समय में होता क्या था कि मजबूरी में इंसान खेलने बाहर जाता था, और जब खेलने बाहर जाता था तो प्ले ग्राउंड में उसे ना चाहते हुए धूप मिल जाती थी। लेकिन आजकल क्या है कि सब लोग घर के कमरे के अंदर रह रहे हैं। ये सारा जो वर्क कल्चर है वो सारा बिल्डिंग के अंदर है, और जो बिल्डिंग के अंदर है तो बाहर का एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जितने लोगों को देख रहे हो कि हमारे से थोड़े ऊपर वाले हैं, उन सभी को घुटनों की दिक्कत होती है। बस में आगे, और आगे वाली जनरेशन को तो ज्यादा होने वाली है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी इतना दिखाता है और उनको ऐसा लगता है कि धूप हमारे लिए खराब है। मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि सनस्क्रीन नहीं लगाया मतलब तुम गए। बस में आगे, तो धूप खराब है। लेकिन सोचिए, अगर घर में अगर देखा जाए तो अगर सामान खराब हो रहा होता है, दाल चावल अगर खराब हो रहे होते हैं, तो माँ क्या करती है? उसको धूप दिखाती है। मतलब धूप एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देता है। खासकर आप जैसे बच्चों को, किसी को सर्दी वगैरह हो रही हो, सर्दी वगैरह लग रही हो, ठीक है, आपको खांसी वगैरह हो रहा हो, तो सबसे अच्छा रेमेडी है धूप में बैठ जाओ। बॉडी को गर्म ही तो चाहिए, तो गर्मी अगर बाहर से भगवान आपको दे रहे हैं तो उस गर्मी को छोड़ के हीटर में बैठे हुए हो, उसका क्या मतलब है? तो अगर आप चाहते हो कि बॉडी आपकी मजबूत बने तो धूप लेना चालू करिए। और खासकर लड़कों को गोरा काला से कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा धूप लें, ठीक है। आराम से किताब पकड़ें, किसी पार्क में बैठ जाएं, ठीक है, किताब पकड़ें, पार्क में बैठ जाएं और पार्क में बैठ के पढ़ाई चालू कर दें, ठीक है। घर में छत तो मिलेगा नहीं, पता चला छत पे गया तो सामने वाले को सोच ले यार जाने वाला है। तो छत को मत पकड़ें, लेकिन पार्क को पकड़ लें। चलिए इधर आते हैं, विटामिन ई। तो विटामिन ई किससे क्या हो गया? इंक्रीजेस हियर फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस। और यहाँ पे विटामिन के इसके कमी से आपका ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो गिर जाता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग, सोचो ये भी एक अच्छा रीजन है जो कि कहीं ना कहीं इंसानों को मजबूर करता है मानने के लिए कोई है। सोचो अगर ब्लड है और क्लॉट ना हो, ऐसे मत सोच बीमारी है, डॉक्टर हो तो बीमारी सोच रहे हो, नाम सोच रहे हो तो नाम मत पढ़ो, साइंटिफिकली सोचो कि अगर ब्लड है और क्लॉट ना हो, मतलब टोटी है और टोटी खुला हुआ है, ठीक है, पानी क्या होगा? पूरा बह जाएगा। तो ब्लड है, क्लॉट ना हो तो आपके बॉडी के अंदर जितना ब्लड है सब बह जाएगा। बस में आगे सोचो कोई है
जिसने बोला कि यार इंसानों को चोट लग जाए तो ऐसा ना हो कि सारा का सारा ब्लड निकल जाए, तो कुछ होना चाहिए कि कुछ समय बाद अपने आप ही क्लॉट हो जाए और ब्लड गिरना या बहना बंद हो जाए। बस मैं सोचो ये भी तो कहने का एग्जाम्पल है यार कि कोई ना कोई है जिसने बोला होगा कि तुम जाओगे, हो सकता अननोन शक्ति आई तुमको चोट लगा दी, बस में आगे वो चोट लग गई, तुम्हारे पे बर्थडे ना हो जाए, पता चला रोज जन्म ले रहे हो, रोज मर रहे हो। ठीक है, इसलिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से चोट लग गई तो आप कहीं ना कहीं कुछ मतलब कुछ उसकी मतलब प्रिकॉशंस में रहे या तुम बच भी जाओ। बस में आगे तो ये कुछ चीजें हैं बेटा आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको जो दिमाग में रखना है वो क्या रखना है, न्यूक्लिक एसिड एंड शुगर यूनिट। न्यूक्लिक एसिड ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, यही तो क्वेश्चन है क्या होता है। चलिए, न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। अरे बायोलॉजी वाले तुम तो बताओ यार, या आईटी वाले हो सकते हैं खतरनाक सोच रहे हो, बायोलॉजी वाले तो बताओ न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। हाँ बताओ भाई, एक 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 करके। हाँ बोल भाई। बहुत सारे मतलब जब भी नाइट्रोजनस बेसेस जाके शुगर मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं तो ऐसे बहुत सारे जब जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं अरे बायोलॉजी वाला मैंने बोला यार, केमिस्ट्री वाला नहीं बोला। हाँ, ये डेफिनेशन बताई थी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए आरएनए नाम सुना है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब हमारी जनरेशन की चीजों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाना है। बस में आगे तो उसके लिए भी कैरेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पापा से मिल रहा है, उनका चेहरा उनके पापा से मिल रहा है, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे बच्चे से मिलेगा, तो ये सब चेहरे कैसे मिल रहे हैं, कोई ना कोई होगा ना जो एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन से तक चीजों को पहुंचा रहा है। तो पहुंचाने वाला जो चीजें हैं वही आपका है न्यूक्लिक एसिड्स। बस में इसी में दो नाम आता है, एक आता है डीएनए, एक आता है आरएनए। बस में डीएनए का नाम क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहां से आया है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो तो राइबोज शुगर से आया है। बस में राइबो न्यूक्लिक एसिड तो राइबोज शुगर से आया है। तो राइबोज शुगर का कौन सी पोजीशन है जिससे ऑक्सीजन हटाया गया है, जिससे राइबोज डीऑक्सी राइबोज बना है। ये आपसे पूछा है मैंने एक बार कि ये आपका राइबोज शुगर है और ये आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ओपन चेन राइबोज अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो तो हमने कुछ ऐसे दिखाया था, CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ये H और ये H, इसी को मैंने बोला था डी राइबोज। ये राइबोज शुगर है। बस में आगे इस राइबोज शुगर के नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है। तो पूछा किस पोजीशन का ऑक्सीजन हटा है, तो जिस पोजीशन का ऑक्सीजन हटा है वो कौन सा है, सेकंड वाला है। तो इसी ऑक्सीजन को हटाते हैं और ये बन जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। बस में आगे और इसी पर्टिकुलर के यहाँ पे साइक्लेशन करा दें, तो साइक्लेशन कराते तो रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो क्या सेकंड वाले का ऑक्सीजन हटा है, नहीं हटा है, हटा है। तो ये आपको याद रखना है कि राइबोज शुगर का सेकंड पोजीशन का जो ऑक्सीजन हटाते हैं तो बन जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। बस में आगे अब आया डीऑक्सी राइबोज या राइबोज, ये आ गई। तो शुगर यूनिट तो आपने देख लिया। बस में आगे लेकिन पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसके अंदर ये हो गया शुगर यूनिट। अब आएगा नाइट्रोजनस बेसिस। बस में आगे तो नाइट्रोजनस बेसिस में 5 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक है, एक या दो जिसको बोलते हैं आपका एडेनिन, और दूसरा जो होता है इसको ऐसा सोच लो कि एडेनिन, एक ग्वानिन, एक साइटोसिन, एक यूरेसिल और एक थायमिन। बस में आगे एक क्या बोलना है, एडेनिन, एक कौन सा है, ग्वानिन, एक कौन सा है, साइटोसिन, एक कौन सा है, यूरेसिल, एक कौन सा है, थायमिन। तो जो डीएनए आरएनए की बात कर रहे हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसका जो डीएनए आरएनए की बात कर रहे हैं उसमें याद रखना है कि ये दोनों में है, ये दोनों में है, ये किसमें है, दोनों में है, लेकिन ये डिफरेंट है। तो थायमिन की बात करते हैं तो ये डीएनए में है, और आपके यूरेसिल की बात करते हैं ये आरएनए में है। तो यही डिफरेंशिएट करता है, और इसे डिफरेंशिएशन के बेसिस पे आरएनए डीएनए में चेंज हो जाता है। दूसरा आपको याद रखना है कि डीएनए जो होता है डबल हेलिकल होता है, और आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिकल होता है। ठीक है, ई का हमेशा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो किससे बनता है, टी के साथ, और आपका इसी तरह से सी, सॉरी डबल बॉन्ड, ए का जो कॉम्बिनेशन होता है हमेशा किससे होता है, टी के साथ, ए का कॉम्बिनेशन हमेशा टी के साथ, और सी का कॉम्बिनेशन हमेशा किसके साथ होता है, जी के साथ। याद रहेगा, तो अच्छी तरह दिमाग में रखना कि ए हमेशा टी से कंबाइन करेगा और सी हमेशा जी से कंबाइन करेगा। बस में आगे ये 3 लाइन का मतलब क्या है, ये 3 लाइन का मतलब 2 लाइन का मतलब क्या है, ये ट्रिपल बॉन्डिंग करेगा, ये डबल बॉन्डिंग करेगा।
बस में आगे। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायामिन। तो ये हो गया नाइट्रोजनस बेसिस, ये हो गया शुगर यूनिट। बस में आगे। अब सोचिए नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर यूनिट ये आपस में कंबाइन कर जाए। बस में आगे। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस, इंसान मक्कार है कि इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ना दिखाकर सबको इसमें लिख दिया बेस। बस में आगे। तो नाइट्रोजनस यूनिट और साथ साथ शुगर यूनिट इन दोनों को मिला दिया और इनके कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बना उसका नाम क्या हो गया है? न्यूक्लियोसाइड। और नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर यूनिट और फॉस्फोरिक एसिड ये आपस में कंबाइन हो गए और इसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बना, इसका नाम क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। तो याद रखिएगा साइड एस पहले आता है, टी बाद में आता है। पहले भी कुछ बोला है, ग्लूकारिक एसिड, ग्लूकानिक एसिड, एन पहले आता है, आर बाद में आता है। तो उसी तरह से अगर एस पहले आता है, टी बाद में आता है, एस पहले आता है मतलब केवल नाइट्रोजनस बेस और शुगर यूनिट की बात हो रही है, और टी बाद में आता है मतलब नाइट्रोजनस बेस, शुगर यूनिट, साथ में फॉस्फोरिक एसिड की बात हो रही है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग नाम आया, ये नाम क्या आया? न्यूक्लियोटाइड। तो कहानी के किरदार एकदम क्लियर रखिएगा, ये कम से कम याद रखना चाहिए कि राइबोज शुगर का किस पोजीशन का ऑक्सीजन हटता है और राइबोज डीऑक्सीराइबोज बनता है। कौन सा हटता है? सेकंड वाला। सोचिए इसी पर्टिकुलर को रेफरेंस लिया होगा और इसी का ऑक्सीजन हटाया होगा, और जो ऑक्सीजन हटाएगा तो कहानी में क्या आ जाएगा? CH2। तो किसी महान आत्मा ने जब यूं ही इसका ऑक्सीजन हटा के CH2 बनाया होगा, तुरंत उसके दिमाग में आ गया होगा कि इसको भी हटा दो और इसको भी कुछ ऐसा कर दो कि हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें। और जो ही उसने ऐसे लिखा होगा तो मन में आया होगा कि यार थोड़ा सा और बना के ग्लूकोज से भी हटाकर कुछ ऐसे बना दिया जाए। और जो ही इसने ऐसे बना लिया होगा तुरंत उसने IIT 2012 का एडवांस का क्वेश्चन खाली कर दिया होगा या क्रिएट कर दिया होगा। याद आया कि एल्डोहेक्सोज एग्जिस्ट इन इट्स डी फॉर्म। कुछ याद आया? एल्डोहेक्सोज एग्जिस्ट इन इट्स डी फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसमर्स इन इट्स पायरेनोज फॉर्म। कुछ याद आया? तो आखिर ये स्ट्रक्चर उसके दिमाग में कहां से आया होगा? कहीं से तो आया होगा। तो कहां से आया होगा? क्यों इसने इसी का ऑक्सीजन हटाया? क्यों नहीं यहां से हटाया, यहां से हटाया, यहां से हटाया? कहीं से हटा सकता था ना। तो कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंस होता है, वो किसके दिमाग में कब क्लिक कर जाए वो किसी को मालूम नहीं होता है। बस में आगे। तो इसका तो क्वेश्चन बनाने वाला हर चीज को देख रहा होता है और वहीं से कोई ना कोई चीज क्रिएट करता है। बस में आगे। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा कि राइबोज से जो डीऑक्सीराइबोज बनता है वो पोजीशन हटाने वाला ऑक्सीजन का कौन सा है? सेकंड है, याद रहेगा। दूसरा ये एडेनिन, गुआनिन, ये दोनों में कितने रिंग्स हैं? दो रिंग का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपका साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, इसमें कितने रिंग हैं? 3, मतलब एक एक रिंग वाला कॉम्बिनेशन है। बस में आगे। एक महान आत्मा है, ठीक है, वो हो सकता है इस क्वेश्चन को उठा ले और आपसे पूछ ले कितने हेट्रो एटम है। वो महान आत्मा का नाम नहीं बताऊंगा मैं ठीक है, कितने हेट्रो एटम है? तो बताओ इसके अंदर कितने हेट्रो एटम है? 1, 2, 3, 4। उनका आंसर कितना होगा? हाँ, ठीक है। तो वो पता नहीं क्यों जो रिंग के अंदर हेट्रो एटम उनको काउंट करते हैं और बाहर वालों को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन आपको काउंट करना है बेटा, क्योंकि 2023 से 24 के एडवांस में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो उनके क्वेश्चन का करने के कॉरस्पॉन्डिंग ले लेना। ठीक है, और कम से कम टीचर के पास जाया करो और बोलो कि सर हर जगह तो ये लिखा है, आप ये क्यों करते हो? तो जब बच्चे बार बार टीचर के पास जाते हैं ना, तो वो भी टीचर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है और कहता है यार इस करेक्शन को करो। जो सामने कोई जाता ही नहीं है तो उसको लगता है चल रहा है, चलने दो। बस में आगे। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी कोचिंग के मॉड्यूल में अगर कुछ गलतियां हैं तो आप जो भी आपको पढ़ाता हो उसको दिखाओ, उसको बोलो कि सर हमको इन्होंने ये बताया है, चीज़ों को यहाँ पे ये लिखा है, पेपर में ऐसा है, हम क्या करें। बस में आगे। तो हो सकता है उन्होंने अब तक करेक्शन ना किया हो, आगे करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके नीचे की जनरेशन भी तो बिगड़ेगी। इस साल आप पढ़ लिए, आप गए, उसके आगे वाले आई वो भी वही पढ़ रही है, तो गलती आप लगातार पढ़ा रहे हो, बस उसको अवॉइड कराना चाहिए। चलिए, तो यहाँ की कहानी में ये है बेटा कि शुगर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी आना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस का भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आना चाहिए, और नाइट्रोजनस बेस और शुगर यूनिट कंबाइन करे तो क्या नाम है, और नाइट्रोजनस बेस शुगर यूनिट के साथ फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन करे तो क्या नाम है। दूसरा, किस पोजीशन से बेस और शुगर यूनिट कनेक्टेड है? फर्स्ट कार्बन, ये भी क्लियर होना चाहिए। किस पोजीशन से बेस, शुगर यूनिट और फॉस्फोरिक एसिड कनेक्शन है, कनेक्टेड है, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो ये किससे कनेक्टेड है ये भी क्लियर हो, और ये किससे कनेक्टेड है ये भी क्लियर हो। बस ऐसा नहीं कि बस एक आपने याद कर लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, हो गया। इससे क्या क्या निकल सकता है ये भी क्लियर होना चाहिए। बस में आगे। तो इसका मतलब हम बेस को किस कार्बन से कनेक्ट कर रहे हैं ये भी क्लियर हो, फॉस्फोरिक एसिड को किस कार्बन से कनेक्ट कर रहे हैं ये भी क्लियर हो।
याद रहेगा। अगर ये क्लियरेंस होता तब मान के चलिए कि अब अपने प्रॉपर तरीके से क्लियर किया। पास में आगे इसके बाद जो कहानी में किरदार आएगा वो किरदार क्या आएगा, डीएनए आरएनए। तो डीएनए की बात करें तभी हमने बोला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की बात किया था राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझिएगा स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है कि द पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज, लेकिन यहाँ क्या है द पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज राइबोज। ठीक है, किस पोजीशन का ऑक्सीजन हटा है, सेकेंड। यहाँ pyrimidine बेस प्रेजेंट इन डीएनए इज साइटोसिन एंड थायामीन, इसमें वही होगा। ठीक है, pyrimidine बेस प्रेजेंट इन आरएनए इज आल्सो साइटोसिन एंड यूरेसिल। अच्छा pyridine, ये सॉरी ये pyrimidine है। ठीक है, pyrimidine है, ये आपका प्यूरिन सेम होता है, प्यूरिन सेम होता है pyrimidine। दो चीज ये भी है, ये भी याद रखिएगा। एक होता है प्यूरिन बेस, एक कौन सा होता है, pyrimidine बेस। असम में आगे तो जो प्यूरिन बेस लेके चल रहे हो वो ये होता है एडेनिन गुआनिन, और जो आपका pyrimidine बेस लेके चल रहे हैं वो कौन सा होता है, साइटोसिन और यूरेसिल और थायामीन। असम में आगे आपने ध्यान दिया होगा, हमने बोला था ये साइटोसिन यूरेसिल थायामीन, लेकिन लिखा गया है साइटोसिन थायोमीन और यूरेसिल। असम में आगे लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि बचपन में हमने भी किसी की कहानियां सुनी थी, उस कहानियां में हमने कैसे सुनी थी कि अजनीश गुप्ता कट, ऐसे याद किया था। इसका मतलब एजी का मतलब क्या है, एडेनिन गुआनिन, और यहाँ क्या है साइटोसिन यूरेसिल थायामीन। असम में आगे उस समय का 12th वाली कहानियां अभी तक दिमाग में चलती रहती है। तो इसका ये है कि प्यूरिन बेस में 2 नाम होता है एजी, और pyrimidine बेस में 3 नाम होता है साइटोसिन यूरेसिल और थायामीन। बस में चेंजेस आपका डीएनए आरएनए में यही आपका डिफरेंशिएट करता है। चलिए इधर आते हैं, तो इसकी कहानी में हमने ये दिखाया बेटा, इसकी कहानी में हमने ये दिखाया कि pyrimidine बेस यहाँ पे जो है वो कौन सा है, साइटोसिन और थायामीन। इसमें कौन सा है आपका साइटोसिन और यूरेसिल। एडेनिन इसलिए नहीं लिखा कि दोनों में सेम ही है। ठीक है, इधर आ जाओ, डीएनए हैज अ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, ठीक है, अल्फा हेलिक्स, लेकिन यहाँ क्या है आरएनए हैज सिंगल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स। यहाँ पे आ जाओ, डीएनए मॉलिक्यूल इज रिलेटिवली लॉन्ग with high molecular mass, लेकिन आरएनए मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली शॉर्ट with low molecular mass। और फंक्शनल डिफरेंस क्या है समझिएगा, इट हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, इट हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इट कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है वो कौन करता है, डीएनए। लेकिन आपकी बॉडी के कोई पार्ट मतलब प्रोटीन अगर मान लो खत्म हो गया या खराब हो गया, उसका रीजनरेट कौन करेगा, तो वो सब करता है आरएनए। ठीक है, आपको चोट लगी वो मैसेज ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा आरएनए। अब चल रहे हो, ठोकर लगी, पैर में चोट लग गया, लेकिन दर्द होगा, दर्द का एहसास दिमाग तक जाएगा, वो कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा आरएनए। तो ही दिखा रहा है कि इट हैज नो प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन नहीं करता है, कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस, कि जो आपकी किसी तरह से प्रोटीन का लॉस हुआ है उसके सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करेगा मैसेज को। ठीक, इसी में नाम आता है मैसेंजर आरएनए और अलग से नाम आएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन की सिंथेसिस ये करता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरेक्टर को ट्रांसमिट ये करता है। बस में आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, बन जाएगा। चलिए, तो आज वाली कहानी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो चीजों को दिखाया वो क्या दिखाया, अमीनो एसिड। ठीक है, प्लान तो ये था कि आपका पॉलीमर भी ले लेता है, लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा है। कल वाली क्लास में सुनिए, कल वाली क्लास में आपका पॉलीमर वाला पार्ट लेके चलेंगे, और बैठ जा भाई 2 मिनट के लिए, कल वाली क्लास में पॉलीमर की कहानी लेके चलेंगे, और साथ साथ इससे रिलेटेड लगभग 9 क्वेश्चन आईटी ने पूछा है, उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर टाइम मिला तो हम साथ साथ या प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाएंगे, और अगर टाइम नहीं मिला तो फिर हो सकता है एक दिन और मंडे को भी ले लेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग पीओसी में चले जाएंगे। तो जो हम पढ़ेंगे उसको इस लेवल तक पढ़ेंगे कि भाई इसके क्वेश्चन मुझसे बन जाए, जो कंपटीशन में भी आए, केवल इसलिए नहीं कि बस खाना पूर्ति कर दिया। क्लियर है ना? चले क्लास को यही छोड़ते हैं बेटा, और फिर से बोल रहे हैं आप लोगों ने अमीनो एसिड पढ़ लिया, तो आज का होमवर्क क्या होना चाहिए, डीपीपी तो लगा लो, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन खास कुछ था 20 अमीनो एसिड और उसके नाम वो भी प्रॉपर याद होना चाहिए। कोई डीपीपी लाया है क्या, एक बार दिखाना, मैं आपको होमवर्क दे दूं। 75 आपका कार्बोहाइड्रेट का था ना, 76 इसको लगा सकते हो, और 76 ही लगाओ, और 77 आपका पॉलीमर है,
तो 76 जो है इसको लगा लेना है। क्लियर है? चलिए क्लास को फिर मैं यहीं पे छोड़ता हूँ बेटा, पीछे आए।